ये रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। किस्मत मेरे साथ इतना घटिया मजाक नहीं कर सकती। सिया ने कांपते हाथों से एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर रिपोर्ट खोलकर देखने की कोशिश की, मगर अब तक आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। कल सिया की शादी थी, पूरे घर को फूलों से सजाया गया था, मगर सिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी हो। सिया ने फोन को कसकर हाथ में जकड़ लिया और चीख मारकर रो पड़ी। क्यों माता रानी, किस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा दी आपने? सिया बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे चेकअप करवाना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों उस डॉक्टर की बातों में आ गई? सिया उस दिन को कोस रही थी जब वो बढ़ते क्रैम्प की वजह से डॉक्टर से मिलने गई थी और डॉक्टर ने उसे कुछ और चेकअप करवाने के लिए कह दिया था। अब रिपोर्ट्स सिया के हाथों में थी, जिसने साफ साफ लिखा था कि सिया कभी मां नहीं बन सकती। सिया ने कुछ सोचकर डॉक्टर को फोन लगा दिया। जैसे ही डॉक्टर ने फोन उठाया, सिया जल्दी जल्दी बोली, डॉक्टर डॉक्टर, ये रिपोर्ट्स मैंने आपको मेल की है। डॉक्टर बीच में बोल पड़ी, सिया मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी, आई एम रियली सॉरी बट प्लीज डोंट लूज होप। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं आपको तभी किसी के आने की आहट उसे सुनाई दी। सिया ने जल्दी से फोन काट दिया और आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोल दिया। राजस्थान के एक छोटे से शहर पुष्कर में रहने वाली सिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ठीक शादी से एक दिन पहले उसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जो उसकी जिंदगी तबाह करके रख देगी। सिया की उम्र सिर्फ 26 की थी। उसका पुष्कर में कठपुतलियों का सबसे बड़ा स्टोर था। सिया को अपनी कठपुतलियों के मिनिएचर ड्रेसेस डिजाइन करने और उन्हें सिलने में बहुत इंटरेस्ट था। जितनी खूबसूरत और अनोखी उसकी डिजाइन की हुई कठपुतलियां होती थी, ठीक वैसी ही अनोखी खूबसूरती की मालकिन थी सिया। लंबे काले बाल और चेहरे का गोरा रंग। सिया इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो जाए। और कल उसकी शादी होने वाली थी, पर अपने हाथों में रखे हॉस्पिटल की रिपोर्ट को देखते हुए सिया बस एक ही बात सोच रही थी कि क्या उसे अभिमन्यु से सब कह देना चाहिए, क्या उसे बता देना चाहिए कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसे एक ऐसी मेडिकल परेशानी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी माँ आंधी की तरह अंदर आते हुए बोली, तू यहाँ खड़ी है, मेहंदी वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। सिया इससे पहले कुछ भी कह पाती, उसकी माँ उसे खींचते हुए अंदर लेकर चली आई। सिया के हाथों में मेहंदी लगना शुरू हो गई थी, पर उसका ध्यान बार बार उसके फोन पर जा रहा था। मेहंदी वाली ने सिया की तरफ देखकर कहा, कहाँ ध्यान है जीजी, लगता है जीजू से बात करने की जल्दी है, एक काम करो आप बात कर लो पहले। सिया मुस्कुराई और उसने तुरंत मेहंदी वाली के हाथ से फोन लिया और सीधा अभिमन्यु को कॉल कर दिया। इस बार अभिमन्यु ने तुरंत फोन उठाया और फोन की दूसरी तरफ से कहा, क्या बात है, लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, 12 बार कॉल कर चुकी हो तुम मुझे, तुम्हें पता है ना शादी से पहले हम मिल नहीं सकते। सिया अभिमन्यु की बात सुनकर जैसे भूल ही गई थी कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। उसने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, कल तक इंतजार नहीं कर सकती अभिमन्यु, अगर आज नहीं कहा तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अभिमन्यु ने फोन की दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना सिया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कल हमारी शादी हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। सिया मुस्कुराई। अभिमन्यु की बातों में ऐसा जादू था जिसने उसके अंदर एक उम्मीद भर दी थी। उसे लगा जैसे शायद अभिमन्यु उसकी बात समझ पाएगा। सिया ने कहा, अभिमन्यु बस मेरी बात सुनो, कुछ मत कहो, मैं आज डॉक्टर से मिली थी। और इससे पहले सिया कुछ भी कह पाती, पीछे से किसी ने सिया का फोन छीन लिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, उसकी माँ थी। सिया की माँ ने गुस्से में कहा, कल शादी हो रही है ना तेरी, फिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे फोन दो। सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी माँ ने फोन अपने पीछे छिपाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, हुआ क्या है तुझे, इतनी उतावली क्यों हो रही है तू अभिमन्यु से बात करने के लिए, मुझे बता। सिया हार मान चुकी थी, उसे किसी भी तरह से अपनी माँ को ये बात बतानी ही होगी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सीधा उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में जाने के बाद जैसे ही सिया ने अपनी माँ को अपनी रिपोर्ट दिखाई, उसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, हाय दैया, ये क्या हो गया, ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। सिया की माँ के शब्द उसके मन को छलनी कर रहे थे, पर उसने कहा, मुझे यही बात अभिमन्यु को बतानी थी माँ। सिया की माँ ने तुरंत उससे कहा, तू पगला गई है, कैसी महकी महकी बातें कर रही है, अगर अभिमन्यु को ये सब पता चल गया तो वो ये शादी क्यों करेगा। सिया ने जवाब देते हुए कहा, माँ अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करता है। पर सिया की माँ ने उसकी एक ना सुनी और कहा, देख सिया, ये प्यार व्यार ना शादी नहीं चलाता, और अगर तूने उसे ये बात शादी से पहले बता दी तो अभिमन्यु क्या कोई भी शादी नहीं करेगा तुझसे। सिया अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसका फोन एक बार फिर बज उठा। ये कॉल अभिमन्यु का था। सिया ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। सिया ने अपना फोन अपने हाथ में लिया और तब तक कॉल कट गया और सिया उठकर अपने कमरे से चली गई। इस बात से अनजान की ठीक उसके और उसकी माँ के कमरे से जाने के बाद किसी ने उस कमरे में कदम रखा था और उसकी फाइल को अपने हाथ में उठाया। कौन था ये इंसान जिसने सिया की रिपोर्ट्स को उठाया था? क्या मकसद था उस इंसान का सिया की जिंदगी से? सिया ने अपना मुंह बंद रखा। माँ ने जो भी कहा था वो बात सिया के कानों में गूंजती रही। रात भर न सिया को नींद आई और ना ये समझ आया कि अगर अभिमन्यु को उसके इस सच के बारे में पता चला तो क्या होगा। अगले दिन सिया दुल्हन बनी। लाल जोड़े में तैयार सिया को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे बेटा तुझे, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर अभिमन्यु को बता देना, देखना सब ठीक हो जाएगा। सिया को अपनी माँ की बात भी झूठा दिलासा लग रही थी। अब बस एक ही उम्मीद थी कि किसी भी तरह बस अभिमन्यु अपने प्यार के आगे सिया की इस कमी को माफ कर दे। चलो चलो बारात आ गई। सिया के दोस्त उसे बुलाने अंदर आए। सिया ने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा लिया था। अपने सामने आती बारात को देखकर सिया सब कुछ भूल गई। उसे बस दिखाई दे रहा था तो सिर्फ अभिमन्यु, अपनी शेरवानी में घोड़ी पर सवार अभिमन्यु, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने सिया को दूर से देखा। सिया खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और तभी उसका फोन बजा। ये टेक्स्ट अभिमन्यु का था। मैंने कहा था ना, आज की रात में तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम मेरी, मिसेज अभिमन्यु सिंह। सिया मुस्कुराई, लेकिन साथ साथ एक मैसेज ने भी सिया का ध्यान खींचा। ये मैसेज एक अननोन नंबर से आ रहा था, जिसे पढ़कर सिया हैरान रह गई। अपने होने वाले पति से इतना बड़ा राज छुपाओगी सिया? लेकिन कब तक? सिया के होश उड़ गए। कौन था वो जो सिया के इस राज को जानता था? सिया के हाथों से उसकी माँ ने उसका फोन छीना और कहा, इस फोन को तो किसी दिन सच में आग लगा दूंगी मैं। चल अब शादी होने वाली है तेरी। सिया ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, पर उसने ये तय कर लिया था कि आज रात वो अभिमन्यु को सब बता देगी। शादी शुरू हुई और दूल्हा बना अभिमन्यु बस खुशी से सिया को देख रहा था, लेकिन रह रहकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो वो अभिमन्यु को धोखा दे रही है। फेरों का वक्त हो गया है। पंडित जी के कहने पर अभिमन्यु खड़ा हुआ, पर सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभिमन्यु रुको, मुझे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, बस सिया अब फेरे पूरे हो जाने दो, मैं अब और दूर नहीं रह सकता। सिया की माँ सिया के पास आई और बोली, सिया
अपनी माँ के लहजे से सिया का इशारा समझ चुकी थी। उन्होंने सिया और अभिमन्यु का गठबंधन किया और ना चाहते हुए भी सिया उस रिश्ते में जुड़ गई जिसकी नींव उसके लिए एक झूठ थी। शादी होने के बाद जहाँ सिया की माँ के लिए एक चिंता खत्म हो गई थी, वहीं सिया की मुश्किलें बस अब शुरू हुई थी। सुहागरात की रात होटल रूम को अभिमन्यु ने महल की तरह सजाया था। चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स, डिम लाइट, वाइन की बोतल और वहीं रखा था सिया के लिए एक नाइट गाउन। सिया, जो कि अभिमन्यु से पहले कमरे में पहुंच चुकी थी, उसने बेड पर रखे नाइट गाउन को देखा और फिर उसके साथ रखे हुए नोट को देखा। हैंडराइटिंग देखकर सिया समझ गई थी कि ये अभिमन्यु का तोहफा था, वो तोहफा जो उसने शादी की पहली रात में उसे दिया था। सिया ने भी अभिमन्यु के दिए हुए लाल रंग के गाउन को पहना और फैसला किया, मैं अभिमन्यु को धोखा नहीं दे सकती, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। शादी की थकान सिया के सर चढ़ने लगी। नर्म बिस्तर ने उसे तुरंत ही नींद की आगोश में ले लिया। तभी दरवाजे पर एक धीमी मगर असरदार दस्तक हुई। सिया नींद में ही पलटी, मगर कमरे में फैली डिम लाइट और आंखों में जमी नींद की वजह से वो साफ नहीं देख पाई। बिना सोचे समझे वो नशीली आवाज में बड़बड़ाने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उसकी आवाज हवा में ही अटक गई जब अचानक किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से सिया के कानों के पास फुसफुसाया, कुछ मत कहो, इस वक्त मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम। उसके शब्दों ने जैसे पूरे बदन में करंट सा दौड़ा दिया। अभिमन्यु ने उसे अपने और करीब खींचा, इतने पास कि अब सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। उसने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिया। सिया की उंगलियां खुद ब खुद अभिमन्यु की पीठ पर सरकने लगी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो चली थी। कमरे की हवा भी अब भारी हो चुकी थी, पर्दे थरथरा रहे थे। सिया ने खुद को उसकी बाहों में खो दिया, पूरी तरह से, बिना किसी हिचक के। उस रात कोई फासला नहीं बचा था, ना जिस्म का ना रूह का। वो एक दूसरे में समा गए थे, बेकाबू, बेसब्र, मगर बेहद हौले और सलीके से। सिया को लगा जैसे उसकी हर अधूरी चाहत पूरी हो गई। उसकी धड़कनों ने अब अभिमन्यु के नाम की लय पकड़ ली थी। वो रात उनकी थी, सिर्फ उनकी। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी ने अंधेरे की चादर हटाई, सिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। आंखें खोलते ही सिया अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, पर बिस्तर पर वो अकेली थी। सिया ने हैरानी से देखते हुए अभिमन्यु का नाम पुकारा, अभिमन्यु, अभिमन्यु। पर कमरे में वो पूरी तरह से अकेली थी। डेस्क पर बस एक लेटर था। लेटर को देखकर सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही लेटर खोला, सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था उस लेटर में? कहा था अभिमन्यु? क्या मोड़ लेगी सिया की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक झटके में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और आज उसका पहला प्यार अभिमन्यु उससे बहुत दूर जा चुका था। सिया ने अपने सामने जब रखे खत को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसमें साफ साफ लिखा था कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता सिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे बस धोखा दिया है। मुझसे इतनी बड़ी बात आखिर क्यों छुपाई? मुझे एक झूठे मक्कार इंसान के साथ नहीं रहना है, इसीलिए मैं इस शादी को मानने से इनकार करता हूँ। तुम वो सिया नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, तुम कोई और हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सिया को यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु उसे छोड़कर जा सकता है। सिया को अच्छे से याद था कि जब वो कमरे में आई थी तब ये लेटर उसने बेड साइड टेबल पर देखा था। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर कल रात इस कमरे में मेरे साथ अभिमन्यु नहीं था तो कौन था? मैंने किसी और के साथ अपनी सुहागरात बिताई है। बाहर अचानक से तेज बारिश होने लगी। सिया को लगा जैसे बाहर होने वाली बरसात उसके अंदर के तूफान की तरह है, उसकी जिंदगी के इस तूफान की तरह जिसने एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। सिया ने अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछे और अभिमन्यु को कॉल किया। एक बार, दो बार, न जाने कितनी बार सिया ने अभिमन्यु को कॉल किया होगा, पर अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सिया भी रुकने वाली नहीं थी। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार अभिमन्यु ने फोन उठाया और फोन उठाते ही अभिमन्यु सिया पर बरस पड़ा। क्या है सिया? तुम्हें समझ नहीं आता कि जब इंसान फोन नहीं उठाता तो उसका मतलब क्या होता है? स्टॉप कॉलिंग मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया ने रोते हुए अभिमन्यु को समझाने की कोशिश की। देखो अभिमन्यु, मेरी बात समझो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। अभिमन्यु ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे धोखा दिया। सिया टूटने लगी थी। उसने अभिमन्यु से कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अभिमन्यु, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। पर अभिमन्यु ने सिया को बीच में ही टूटते हुए कहा, पर क्या? सिया ने जवाब दिया, मुझे भी कल ही पता चला। इस बात ने अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने कहा, और ये बात तुम्हें शादी के बाद याद आई? हाँ सिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो। सिया अपने और अभिमन्यु के रिश्ते को बचाने के लिए अब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। उसने कहा, अभिमन्यु प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो। अभिमन्यु के गुस्से की जैसे कोई सीमा नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, सिया बस बहुत हुआ, मैं इस शादी को नहीं मानता। अगर मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिलते तो मुझे कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। अब दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। फोन की लाइन कट चुकी थी और उसके साथ साथ सिया के अरमान भी टूट चुके थे। बाहर तेज बिजली कड़की और उसके साथ साथ सिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। सिया के दिमाग में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब वो अपने घर वालों को और इस दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी, क्या जवाब देगी जब उसकी माँ से पूछेगी कि वो क्यों अपने मायके वापस आ गई, जहाँ सिया की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लेकिन सिया के घर में सब बहुत खुश थे। सिया को विदा करने के बाद उसकी रिश्तेदारों की विदा करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक दूर की ननद बोली, आपने तो एक तरह से ठीक ही किया भाभी, पहले छोटी बेटी का रिश्ता मिल गया तो उसकी कर दी, जिम्मेदारी से फुर्सत हो गई, अब बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। सिया की माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आजकल के बच्चों को तो आप जानती ही हैं, हमारी पसंद कहाँ पसंद आती है। जैसे सिया ने अपने लिए लड़का देखा, अपनी भी देख लेगी, आप चाय पीजिए ना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सिया की माँ ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। सिया आंखों में आंसू लिए अपने सामान के साथ वापस दरवाजे पर खड़ी थी। सिया की माँ का दिमाग चकरा गया। वो भागकर सिया के पास पहुंची और बिल्कुल धीरे से पूछा, सिया तू इस वक्त क्या कर रही है? सिया ने किसी तरह खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ अभिमन्यु को सब पता चल चुका है। सिया की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सिया को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और मेहमानों से बोली, अभिमन्यु को कुछ काम आ गया, देखिए आजकल के बच्चे काम ही नहीं छूटता इनसे। सिया की माँ के चेहरे की छोटी हंसी देखकर सब समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सब वहाँ से तो चले गए, पर सबके जाने के बाद सिया की माँ हॉल में बैठे बैठे अपना सर पकड़ चुकी थी। अब क्या करूँ, अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? इस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी देर में सिया की बहन अपनी भी वहाँ पर आ गई। लिविंग रूम में माँ को परेशान देखकर उसने कहा, माँ क्या हुआ, तुम ये सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? कमरे से बाहर आती हुई सिया को देखकर अपनी हैरान हो गई। वो सिया के पास गई और बोली, सिया ये सब क्या है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, ये क्या बताइए, अभिमन्यु इसे छोड़ चुका है, हम कहीं के नहीं रहे। अपनी कल शादी में इतना खर्चा हुआ,
वो कैसे भरूंगी ये सोचा भी नहीं था कि अब ये। सिया ने अपनी माँ से कहा, अब मैं क्या करूँ माँ? आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अभिमन्यु को कुछ ना बताऊं, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया। सच्चाई पता चलने के बाद आखिर वो मेरे साथ क्यों ही रहेगा? सिया की माँ ताना मारते हुए बोली, क्यों? तूने ही कहा था ना बहुत प्यार करता है तुझसे, अब प्यार भी खत्म हो गया? अवनी ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, ओह माँ, एक तो ये इतनी परेशान है, ऊपर से आप क्यों आप इसे परेशान कर रही हैं? सिया की माँ रोते हुए बोली, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के इसकी शादी की और इसने। सिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी क्या गलती है माँ? अवनी ने दोनों को शांत करते हुए कहा, माँ आप चुप हो जाइए। और सिया, ये सब क्या चल रहा है? तू सच में बांझ है? बांझ लफ्ज़ सुनकर सिया पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी और वो भी रोने लगी। अवनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, अभिमन्यु से हम बात करेंगे। ऐसे कैसे वो तुझे एक छोटी सी चीज़ के लिए छोड़ सकता है? तू फिक्र मत कर, वो बस गुस्सा है तुझसे, लेकिन देखना वो वापस तेरे पास जरूर आएगा। अवनी की बातें सुनकर सिया की जान में जान आई। उसे लगा जैसे आखिरकार कोई है जो उसे समझता है। लेकिन आज तूफान सिर्फ सिया की जिंदगी में नहीं आया था, एक और शख्स था जिसकी शांत रफ्तार में चल रही जिंदगी में अचानक उथल पुथल मच गई थी। पुष्कर के ही दूसरे कोने में एक ग्लास कैबिन में बैठा श्लोक आंखें बंद किए चेयर पर सर टिकाए उस रात के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बज उठा। ये फोन उसके दोस्त अनुराग का था। श्लोक ने फोन उठाते ही बेचैनी भरी आवाज में पूछा, हेलो अनुराग, कुछ पता चला तुझे? 28 साल का नौजवान श्लोक मेहता कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि फैशन इंडस्ट्री की पहचान था। जितनी अच्छी उसकी डिजाइन्स थी उससे कई ज्यादा अच्छा खुद श्लोक दिखता था। गोरा रंग, भूरी आंखें, गालों में हल्के डिंपल्स और सलीके से किए हुए बाल जो आज इस बात को साफ साफ दिखाते थे कि 6 फीट का श्लोक किसी मॉडल से कम नहीं था। पर श्लोक की जिंदगी एक रात में ऐसी उलझ गई थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फोन की दूसरी तरफ से अनुराग हिचकिचाते हुए बोला, यार श्लोक, होटल वालों से मेरी बात हुई पर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में कुछ एरर आ गई थी जिस वजह से दोनों को सेम कमरा असाइन हो गया। श्लोक ने गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उनसे? देख अनुराग, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो जाए, किसी की भी गलती किसी भी हालत में मुझे उस लड़की से मिलना है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अनुराग ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, श्लोक, ये ना ही आसान है और ना ही हमारे लिए सही है, हमारी रेपुटेशन की बात है। श्लोक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस लड़की का पता लगाना है। श्लोक की बेसब्री को देखकर अनुराग ने पूछा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? इतनी कई लड़कियां तेरी जिंदगी में पहले ही आकर जा चुकी है, उस लड़की में इतना क्या खास है श्लोक? श्लोक ने कॉल काटा, अपनी आंखें बंद की। कैबिन में एक अजीब सन्नाटा था, पर आंखें बंद करते ही श्लोक के सामने जैसे पिछली रात की तस्वीरें घूम रही थी। तभी उसने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला जो पिछली रात उसकी वॉच में उलझ कर रह गया था। उस ब्रेसलेट में 2 मोती इन्फिनिटी साइन से जुड़े हुए थे। श्लोक ने ब्रेसलेट पर उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम शायद कोई अप्सरा हो जो एक रात के लिए मेरी जिंदगी में आई और वापस उड़ गई, लेकिन जैसे इन्फिनिटी साइन के दोनों छोर अलग नहीं होते, तुम भी मुझ तक वापस जरूर आओगी। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और फिर वो अपने ख्यालों में खो गया। उस अनजान लड़की की पीठ पर श्लोक की उंगलियां सिहर रही थी, जैसे हर लम्हा उसे सहेज लेना चाहता हूँ। उसने उसके बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में चूर श्लोक सिर्फ उसकी नजदीकी में खुद को खोता जा रहा था। उसका खुद पे कोई काबू नहीं था। श्लोक एक झटके से जैसे उन यादों से बाहर आया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस अनजान लड़की ने श्लोक के दिलो दिमाग पर जैसे काबू कर लिया था। बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों में लड़ता बड़बड़ाता हुआ श्लोक खुद के इन ख्यालों से लड़ता हुआ बोला, कौन हो तुम? दुल्हन के जोड़े में थी तुम, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसकी होने वाली थी तुम? और तुम्हारा वो प्यार किसके लिए था? एक पल का सन्नाटा, फिर उसकी आंखों में पागलपन उतर आया, लेकिन तुम्हारे एहसास ने मुझे पिघला दिया। वरना आज तक कोई भी लड़की मेरे इतने करीब नहीं आई। पता नहीं तुम्हारा सिंदूर किसके नाम का था, लेकिन तुम तो मेरी हो चुकी हो। यहीं पुष्कर में सिया के घर में सिया और बाकी सब परेशान बैठे थे कि तभी सिया के घर में एक दस्तक हुई। बैल के बजने से सिया के अंदर एक उम्मीद जागी। उसने जब दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभिमन्यु, तुम? अभिमन्यु ठीक सिया की आंखों के सामने खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि सिया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे अवनी ने बुलाया है, इसीलिए आया था। अवनी जो कि थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी, उसने कहा, देखो अभिमन्यु, मैं जानती हूँ मेरी बहन ने जो किया गलत किया, पर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तुम दोनों ऐसे झगड़ो मत। अभिमन्यु ने कहा, अवनी ये कोई झगड़ा नहीं है, सिया ने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। यहीं खड़ी सिया की माँ ने कहा, बेटा देखो पति पत्नी में तो ये सब होता रहता है। अभिमन्यु ने सिया की माँ को रोकते हुए कहा, नहीं आंटी, आज मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, आपकी भी नहीं। सिया ने जो भी किया वो तो आप पहले से जानती थी ना, फिर भी आपने ये सब होने दिया। और सिया तुम, मैं यहाँ तुमसे बस एक चीज़ कहने आया हूँ, मुझे कॉल करना परेशान करना बंद करो। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने हाथ झड़कते हुए कहा, नहीं सिया, अब नहीं, बहुत हो गया। मेरे प्यार का मुझे तुमने ये सिला दिया, झूठ, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। सिया ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, आखिर मेरी गलती क्या है अभिमन्यु? मैंने जो भी किया बस इसीलिए था कि हम साथ रह सके। अभिमन्यु ने सिया की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाती सिया, कभी नहीं। क्यों छुपाया मुझसे सिया? कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, कि तुम एक बांझ हो। अभिमन्यु और सिया की इस लड़ाई में क्या जीत उनके प्यार की होगी? क्या श्लोक जान पाएगा कि कौन थी वो लड़की? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अभिमन्यु ने गुस्से में जो भी कहा था वो किसी तीर की तरह चुभा था। बांझ, ये शब्द सिया के कानों में गूंज रहे थे। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, अभिमन्यु जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और मेरी बात सुनो, हमारी शादी के ठीक एक दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अभिमन्यु ने खुद को किसी तरह काबू किया और सिया की बहन अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी, अपनी बहन को मुझसे दूर रहने के लिए कहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने भी सिया से प्यार किया था। सिया हैरान रह गई। उसने अभिमन्यु के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अभिमन्यु क्या मतलब है सबका? तुम्हारा प्यार क्या क्या यही था तुम्हारा प्यार? तुमने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं खत्म कर सकती। तो आज क्या हुआ अभिमन्यु? आज तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर बैठे? बस इसलिए क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती? सिया की मां ने अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा देख, तू और सिया इतने सालों के साथ है। बेटा देख, तू और सिया इतने सालों से साथ में, तुम दोनों के रिश्ते ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं जानती हूँ सिया में कमी है, पर क्या ये कमी तुम दोनों के प्यार से ज्यादा बड़ी है?
अभिमन्यु ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, आंटी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी भी माँ है, परिवार है, जिनके मेरे लिए कुछ अरमान है, और सिया की वजह से मैं अपने परिवार वालों को चोट नहीं पहुंचा सकता। सिया प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, हमारा रिश्ता और हमारा साथ यहीं खत्म होता है। अभिमन्यु इस बार 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, वो वहां से सीधा चला गया, और इस बार सिया ने भी उसे नहीं रोका। अभिमन्यु ने इस बार सिया को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अभिमन्यु के जाने के बाद सिया एकदम से शांत हो गई, वो धम से जमीन पर बैठी, जैसे उसके शरीर में अब जान तक नहीं बची। सिया की माँ ने उसे कोसते हुए कहा, अगर मेरे लाए रिश्ते को नकारा ना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। वहीं खड़ी अभी ने अपनी बहन का साथ देते हुए कहा, माँ प्लीज अभी मत शुरू करो, सिया तू अंदर जा। पर सिया जैसे चुपचाप अपनी टूटी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश में थी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाकर खुद को बंद कर लिया। पर पीछे से सिया की माँ की एक शर्त सिया के कानों में गूंजी, या तो अपनी शादी बचा या फिर किसी और से शादी कर, मुझे अपने सर पर एक छोड़ी हुई बेटी का कलंक नहीं चाहिए। सिया के अंदर कई सवाल गूंज रहे थे, पर उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे अब अभिमन्यु को भूलना होगा, या अभिमन्यु खुद सब कुछ भूलकर एक बार फिर से उसे गले लगाएगा। जहाँ पुष्कर के एक हिस्से में सिया की जिंदगी बिखर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ श्लोक अपनी गाड़ी होटल की तरफ मोड़ चुका था, पर उसका मन कहीं और था। वही लड़की, उसकी गर्म सांसें बार बार उसकी सोच में उतर रही थी। होटल का कमरा खोलते ही अचानक कोई लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और जोर से उससे लिपट गई। श्लोक चौंक गया, उसने झटके में खुद को उस लड़की से अलग किया और बोला, कौन हो तुम? फिर से मेरे रूम में आ गई। पर जैसे ही वो चेहरा सामने आया उसके होश उड़ गए। वो वान्या थी। श्लोक की आंखों में हैरानी थी और वान्या की आंखों में सवाल, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सी लड़की तुम्हारे कमरे में आ गई थी? वान्या ने तीखी स्वर में पूछा। उसके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। श्लोक एक पल को चुप रहा, फिर अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस वान्या, तुम सिर्फ अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और तुम यहाँ कैसे और मेरे रूम में कैसे आई? वान्या के चेहरे पर बेचैनी तैर गई, लेकिन उसने अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो बस धीमे धीमे उसके पास आई और बोली, मेरा सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? श्लोक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस तुम्हारे करीब होना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे बिस्तर पर ले आई, उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। धीरे से उसने श्लोक की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां श्लोक की छाती पर सरकने लगी, जैसे किसी अधूरी कविता को महसूस कर रही हो। फिर उसने अपने होठ श्लोक के होठों पर रख दिए, बेहद नर्म से, बेहद चाहत से। वान्या की सांसें तेज होने लगी, लेकिन तभी श्लोक ने उसे एक झटके से खुद से दूर कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे, तुम्हारा अपने रूम में जाना ठीक रहेगा, निकलो यहाँ से। वान्या श्लोक से अलग हुई और खुद में उलझी हुई सी बोली, कभी तो तुम्हारे इनकार को हमें बदलना होगा श्लोक, आखिर मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। अगली सुबह श्लोक अपनी एक मीटिंग में बैठा हुआ था। ये फैशन शो हमारी क्लोथिंग लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर श्लोक, उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट देंगे। क्वालिटी की बातों को सुनकर श्लोक ने जवाब में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, पूरे जयपुर और पुष्कर में श्लोक और उसकी टीम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। मेरा एक सेमिनार भी है इसी वीकेंड पर, तब तक मेरी टीम आपके लॉन्च पर अपना पूरा ध्यान देगी। मीटिंग खत्म करके श्लोक अनुराग के साथ निकल गया। अनुराग ने श्लोक से कहा, मैंने सुना है कि वान्या तेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाई, तेरे पीछे भागी चली आई। यार एक बात बता, इस पागल औरत से शादी क्यों करनी है तुझे? श्लोक ने अनुराग की तरफ घूर कर देखा, फिर अनुराग ने कहा, हम दोनों जानते हैं श्लोक तू वान्या से प्यार नहीं करता। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, प्यार से मेरा वैसे भी कुछ खास वास्ता नहीं है अनुराग, मैं बस उससे इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तेरी वान्या से शादी करने की कोई और वजह है जो तूने किसी को नहीं बताई है। श्लोक का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया था। अनुराग जानता था कि ऐसा कोई राज था जो श्लोक छुपा रहा था, पर क्या? अनुराग ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, साले तू प्यार से इतना भाग रहा है, देख ले किसी दिन प्यार के पीछे भागने के दिन ना आ जाए। श्लोक ने हंसते हुए कहा, आज तक अगर श्लोक किसी के पीछे भागा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शोहरत है मेरे भाई, प्यार व्यार से बहुत ऊपर उठ चुका है तेरा भाई। अब मैं चलता हूँ। श्लोक ने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से चला गया। शायद अनुराग की कहीं बात सच होने वाली है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि श्लोक जिस इंसान को ढूंढ रहा था बहुत जल्द मिलने वाला था। दूसरी तरफ सिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने अपनी बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया था, उसके कंधे कांप रहे थे जैसे टूटी हुई रूह खुद से लड़ रही हो। तभी पीछे से एक जानी अनजानी आवाज आई, सिया। सिया ने पलट कर देखा, उसकी बचपन की दोस्त प्रतीक्षा खड़ी थी। बिना कोई सवाल किए प्रतीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बोली, बाबरी हरे तू ये हाल बना रखा है, बहुत हो गया, चल तू कहाँ ले जा रही है मुझे? सिया ने रोते हुए पूछा, लेकिन प्रतीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ऑटो में बैठकर यहाँ से निकल गए। पुष्कर के सबसे रईस बिजनेसमैन के बेटे शिवम से मिलने डिस्को आया था। श्लोक कुछ बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा था, लेकिन शिवम का ध्यान तो स्टेज पर थिरकती लड़कियों पर लगा हुआ था। उसकी आंखों से अयाशी साफ झलक रही थी। तभी डिस्को की रंगीन लाइट, धमकती बीट्स और भीड़ की चकाचौंध के बीच प्रतीक्षा ने जैसे ही सिया को भीतर खींचा, सिया ने उसे डांट दिया, पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रतीक्षा ने उसकी कलाई थामते हुए चिढ़ाते हुए कहा, अब पूरे दिन इस आदमी के लिए रोने से अच्छा है ना कि 2 घूंट पी ले, सब भूल जाएगी तू। टूटे हुए लोग यहीं आते हैं, ये मैंने टीवी पे देखा है। सिया ने उसकी पकड़ झटक दी और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन प्रतीक्षा पीछे से चिल्लाई, जा अगर जाना है, मैं तो पैसे भर चुकी हूँ, अब तो मैं सब कुछ देख कर जाऊंगी। सिया भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने लगी। पिंक कलर की हल्की सी कुर्ती में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहां मौजूद हर वेस्टर्न ड्रेस में सजी लड़की उसके सामने फीकी लग रही थी, लेकिन तभी भीड़ में से एक बिगड़ैल लड़की ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। ये कोई और नहीं बल्कि शिवम था। रुको ना, बताओ ना क्या पियोगी? उसने शराब के नशे में डूबी आवाज में कहा, सबसे महंगी ड्रिंक पिलाऊंगा तुम्हें। सिया ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिवम उसे जबरन बार काउंटर की ओर खींचने लगा। सिया का चेहरा डर से सख्त पड़ने लगा। वहीं एक कोने में श्लोक ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से में जल उठी, उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई कि नाखून हथेलियों में धंस गए। जैसे ही उसने देखा कि सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, श्लोक ने अपना ग्लास फेंका और भीड़ को चीरता हुआ सीधे शिवम तक पहुंचा। छोड़ो से, श्लोक की गहरी आवाज में एक खतरनाक चेतावनी थी। लड़का को समझ पाता इससे पहले ही श्लोक का मजबूत घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सिया हक्का बक्का से खड़ी रह गई, उसकी भीगी आंखों में आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि राहत से। श्लोक ने धीमे से उसके कंधे को थामा, उसकी उंगलियां सख्ती और नरमी के बीच झूलती रही। उसकी नजदीकियां अचानक बेहद खतरनाक हो गई। सिया का रुआसा चेहरा श्लोक के बेहद करीब था। उसकी भीगी पलकों के बीच से उसकी गहरी आंखें श्लोक को एक अजीब सी खिंचाव महसूस करवा रही थी। श्लोक के होंठ अनजाने में ही सिया के कान के बेहद पास आ गए। सांसों की घरमाहट एक दूसरे में घुसने लगी। ठीक हो? श्लोक ने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज गुम थी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थी। वो बस कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से प्रतीक्षा चिल्लाई, सिया क्या हुआ, चल जल्दी यहाँ से। श्लोक ने पलट कर देखा तो प्रतीक्षा उसे आवाज दे रही थी। सिया ने बिना कुछ कहे श्लोक की पकड़ से खुद को धीरे से छुड़ाया और यहाँ से जाने लगी। श्लोक बस उसे जाता देखता रहा, भीड़ के उस पार।
उसके मन में अब भी उसकी नर्म छुअन, उसकी भीगी आंखों की गूंज और उसकी धड़कनों की गर्मी बसी हुई थी। उधर शिवम श्लोक के पास आया और गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन श्लोक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में थी जहाँ से सिया गायब हो चुकी थी। सिया डिस्को से निकली तो बाहर इतनी तेज बारिश हुई जो शायद पुष्कर में पहली बार हुई थी। ऐसी बारिश जो शायद पुष्कर ने आज तक नहीं देखी थी। प्रतीक्षा के साथ वो बस में चढ़ी, तभी उसकी नजर सड़क के दूसरे कोने पर पड़ी। बारिश के बीच में भी उसे अभिमन्यु की गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक लड़की उतरी। उसने अभिमन्यु को गले लगाया और अभिमन्यु ने अपनी बाहों में भर लिया उसे, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु कभी सिया को अपनी बाहों में भरता था। सिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, अभिमन्यु किसी और की बाहों में था और वो भी खुश। सिया ने इस बार अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और जमीन पर फेंक दिया, जैसे इस बार सिया ये कह रही है कि अभिमन्यु और उसके रिश्ते ने इस बार सच में दम तोड़ दिया। कौन थी वो लड़की? क्या अभिमन्यु का रिश्ता सच में किसी और के साथ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। डिस्को की चकाचौंध से बाहर आते ही श्लोक ने एक गहरी सांस खींची। ठंडी हवा में भी आज उसे वही जानी पहचानी खुशबू घुली हुई महसूस हो रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, मुझे आज फिर उसी खुशबू का एहसास हुआ जो उस रात। श्लोक की आवाज़ जैसे खुद में ही गुम हो गई। थोड़ी देर यूं ही सड़क किनारे खड़े रहने के बाद वो अपनी कार तक पहुंचा। दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला, धीरे से उसमें से एक पतली सी चेन में बंधा हुआ ब्रेसलेट बाहर निकाला। श्लोक ने उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए फुसफुसाया, क्या तुम भी यही थी? काश उस रात तुम्हारा चेहरा देख पाया होता, काश मैं होश में होता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा पछतावा था। उसने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जैसे उस रात की अधूरी यादों को फिर से जीना चाहता। कहाँ हो तुम? क्या हो रहा होगा तुम्हारे साथ? उसने बेहद धीमे से कहा। फिर एक बाहरी सांस छोड़ते हुए श्लोक ने ब्रेसलेट को दोबारा वॉलेट के सीक्रेट जेब में छुपा लिया, जैसे अपनी अधूरी मोहब्बत को एक बार फिर दिल के किसी कोने में बंद कर रहा हो। कार स्टार्ट हुई। टायर्स की चीखती हुई आवाज़ के साथ वो सड़क पर निकल पड़ा, सीधा उसी होटल की ओर जहाँ उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात थमी हुई है। बस चंद मिनटों में श्लोक उस भव्य होटल के सामने जा पहुंचा। श्लोक सीधा रिसेप्शन डेस्क तक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। कड़कती हुई आवाज़ में उसने कहा, 17 तारीख को होटल का वो रूम मेरे अलावा और किसके नाम पर था? मुझे उस रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी। रिसेप्शनिस्ट घबराया, जल्दी से मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर पसीने पसीने हो रहा था। सर, वो सॉफ्टवेयर में आपका नाम अपडेट हो गया तो पुराना डेटा ओवरराइट हो गया। अब ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि वो रूम किसके नाम पर बुक किया गया था और वो फुटेज डिलीट कर दी गई थी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। श्लोक ने फौरन उसकी कॉलर पकड़ी। क्यों? किसके कहने पर? मैनेजर की आंखें डर से फैल गई। सर, वो प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी, होटल के खिलाफ, इसलिए ऊपर से आदेश आया था। श्लोक का गुस्सा अब उसके काबू से बाहर था। उसने अपना हाथ उठाया और गुस्से में एक जोरदार मुक्का होटल की दीवार पर दे मारा। उसने अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं की थी। उसकी आंखों में अब बस एक आग थी। श्लोक ने मैनेजर की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा और फिर यहाँ से बाहर निकल गया। अगली सुबह प्रतीक्षा को उसकी शॉप पर लोगों ने घेरा हुआ था। अरे मैडम जी, आपको पता है ये लाख की चूड़ियां लाखों में बिकती है और आप ठहरी बड़ी इन्फ्लुएंसर, आपको तो 1000 की 3-4 चूड़ी ले लेनी चाहिए। प्रतीक्षा ने अपने सामने बैठी इन्फ्लुएंसर से कहा। प्रतीक्षा की बातें सुनकर इन्फ्लुएंसर ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है दीदी, 2 जोड़ी दे दो। प्रतीक्षा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत चूड़ियां पैक कर और कैश सिया को दिखाते हुए कहा, हाँ ये देख, इसे कहते हैं पैसे की खुशबू। सिया ने प्रतीक्षा पर गुस्सा करते हुए कहा, वो सब छोड़, ये सुन, कल तूने भी देखा था ना, वो अभिमन्यु ही था ना? पता नहीं कौन सी लड़की थी उसके साथ। प्रतीक्षा सिया की बचपन की दोस्ती, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग। जहाँ सिया अपने दिल से सोचती थी वही प्रतीक्षा अपने दिमाग से। जहाँ सिया को लोगों की फिक्र थी वही प्रतीक्षा को लोगों से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र थी। उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था उस बेवकूफ के चक्कर में मत पड़। छोरा इस जमाने का होके भी बात तो बाबा आदम के जमाने की करे और तुझे लगा था कि इससे चोखा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा पूरे पुष्कर में। सिया के चेहरे का रंग उतर गया। प्रतीक्षा चुप हो गई। वो जानती थी सिया अभिमन्यु के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुन सकती थी। प्रतीक्षा ने शांत होकर कहा, देख सिया, ये वो पुष्कर नहीं है जहाँ अभी भी मर्दों की चलती है। माना हमारे माँ बाप अभी भी उसी जमाने के हैं, पर उस छोरे के आगे भी एक दुनिया है। तू मुझे बता, तू कब से दुकान नहीं गई है? मेला आ रहा है, सबसे ज्यादा तेरी बिक्री तभी होती है। अब तू ऐसे उदास बैठी रहेगी तो घर कैसे चलेगा? सिया जानती थी कि प्रतीक्षा की बात सही थी। लोगों के तानों से जहाँ वो डर रही थी वहीं उसे पता था कि कभी ना कभी उसे आगे कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतीक्षा की बातों ने जैसे उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी थी। प्रतीक्षा ने चूड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत लगती है इस दुनिया में सबकी नहीं, खुद की सुनने में। अपनी सुन और आगे बढ़। सिया ने प्रतीक्षा के सफेद कपड़ों को देखा और मुस्कुराई। अपने पति को शादी के कुछ महीनों बाद ही खो दिया था प्रतीक्षा ने। न मायके वालों ने उसे अपना माना, न ही ससुराल वालों ने। जब सबने साथ छोड़ दिया तब प्रतीक्षा ने लाख की चूड़ियां बेचकर गुजारा करना शुरू किया। और सिया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रतीक्षा क्या कहना चाहती थी। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, तू कह रही है तो मैं आज दुकान जरूर जाऊंगी। प्रतीक्षा मुस्कुराई और बोली, ये हुई ना बात, चल जा, और कुछ जरूरत हो तो आ जाना। प्रतीक्षा ने सिया को गले लगाया, लेकिन अब सिया को डर था तो बस इस बात का कि वो अब इस दुनिया का सामना कैसे करेगी। सिया अपने इन्हीं सारे सवालों के साथ अपनी दुकान के सामने खड़ी थी। छोटी सी दुकान जो सालों पहले उसके पापा ने खोली थी, जहाँ पुष्कर में सालों पहले कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था। उसके कानों में अभी भी जैसे उसके पापा की आवाज गूंजती थी। कैसे बचपन में जब भी वो उदास होती थी उसके पापा उसे कठपुतलियों का खेल दिखाते, कहानियां सुनाते। कठपुतलियों का खेल तो उसके पिता के मरते ही खत्म हो गया था, पर अब वो दुकान सिया के भरोसे थी, जहाँ वो गुड़ियों के कपड़े और खिलौने बेचती थी। सिया ने अपनी दुकान खोली ही थी कि कुछ ही देर में लोग आने लगे, पर शायद आज सबको खिलौने से ज्यादा सिया में दिलचस्पी थी। सिया अपने स्टोर के सामने खड़ी थी, वही स्टोर जिसे उसके पिता ने कठपुतलियों के शो के वक्त शुरू किया था। बचपन में जब भी वो उदास होती उसके पापा उसे कठपुतलियों का खेल दिखाते। अब वो स्टोर ही अकेली सिया की उम्मीद था। जैसे ही सिया ने स्टोर खोला थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई, मगर सबकी दिलचस्पी उसके खिलौनों में कम और उसकी जिंदगी में ज्यादा थी। अरे सिया, शादी के दूसरे दिन दुकान? अभिमन्यु तो अमीर है, तुझे काम करने की क्या जरूरत? सिया बस हल्की सी मुस्कान में सब कुछ झेलती रही। तभी उसकी माँ सरला अपनी सहेलियों के साथ आ पहुंची। सबकी आंखों में सवाल थे। एक सहेली ने ताना मारा, कल किसी ने अभिमन्यु को किसी और लड़की के साथ देखा था, सब ठीक तो है ना बेटा? दूसरे ने जोड़ा, शादी के जोड़े में वापस माँ के घर आ गई थी तू, कहीं उसने छोड़ तो नहीं दिया? ये सुनकर सिया का दिल कांप गया। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं काकी, आप गलत समझ रही हैं, लेकिन अगर आपको मेरी जिंदगी में इतनी ही दिलचस्पी है तो क्यों ना आप सबकी बेटियों के बारे में भी बात कर ले। आपकी बेटी सुगंधा का तो रिश्ता टूट गया था ना, फिर क्या आप उसके बॉयफ्रेंड से शादी करवाने के लिए मान गई? और पुष्पा आंटी, आपकी बेटी नीलिमा,
उसने तो दूसरी जात में भागकर शादी कर ली थी ना। सिया ने जैसे ही अपनी बात कहनी शुरू की, उसके सामने सन्नाटा पसर गया। सारी औरतें पलक झपकते ही वहां से गायब हो चुकी थी। सिया अभी सामान सेट कर ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से आवाज आई, बस यही सामान है आपके पास, इवेंट सजाना है, कोई मेला नहीं लगाना। भूरी आंखें, गोरा रंग, लहराते भूरे बाल, वो थी वान्या। उसने ऐंठते हुए चारों ओर नजर घुमाई, फिर दुकान के कोने में सजी हुई रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर होंठ से घोटते हुए बोली, ये सब कितना डाउन मार्केट है, कितनी चमकदार लेसेस लगाई हुई है। सिया विनम्र होकर बोली, ये सब हाथ से बना है मैम, लोकल क्राफ्ट है। वान्या हंस पड़ी, हाथ से बना है तो क्या हुआ, ये सब तो लो स्टैंडर्ड है। पता नहीं किस बेवकूफ ने इस दुकान को बेस्ट शॉप बताया है। उसने अपना पर्स खोला और 2 गुना पैसे निकालकर काउंटर पर रख दिए। ले लो 10,000 रुपए, ये रखो, लेकिन ध्यान, मुझे क्लासी और सबसे महंगी चीजें चाहिए। सिया के चेहरे पर कुछ पलों तक सन्नाटा छा गया, फिर उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। उसने पैसे वापस वान्या की तरफ बढ़ा दिए और ठोस आवाज में बोली, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए मैम, हम मेहनत का पैसा खाते हैं, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और से ले लीजिए, हमारे पास हमारी कला है और हमें उस पर नाज है। दुकान में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। वान्या थोड़ी सकपकाई, फिर मुस्कुराई, पर इस बार उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, चालाकी थी। ओह, इतना एटीट्यूड। फिर उसने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे सिया की ओर बढ़ा दिया, ये लो मेरा कार्ड, और अगर कभी लगता है कि तुम अपनी इस कला से कुछ बड़ा कर सकती हो तो इस एड्रेस पर आ जाना, शायद काम आ जाओ। सिया ने काट दिया और उसका चेहरा भावहीन रहा। जैसे ही वान्या बाहर निकली, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वो बुदबुदाई, अब देखती हूँ मिस खमंडी, तुम्हारी असल औकात क्या है। सिया ने कार्ड थाम लिया, जैसे पहली बार किसी ने उस पर भरोसा दिखाया हो। दुकान में पूरे दिन भीड़ आती जाती रही, पर सिया के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या उसे उस एड्रेस पर जाना चाहिए। जहां सिया अपने उलझनों में उलझी हुई थी, वहीं श्लोक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जब उसका फोन बजा, श्लोक ने अपना फोन देखा तो फोन की स्क्रीन पर लिखा था शालिनी जी। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, किसने कॉल किया है आपने मुझे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा पापा याद कर रहे थे तुझे, कब आएगा घर। ना मैं आपका बेटा हूँ, ना ही एक खूनी का, पैसे की जरूरत है आपको। शालिनी ने कहा, हर बार पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं करते बेटा, कितने वक्त से कॉल कर रहे हैं, पर तुम्हें उनसे बात नहीं करनी। श्लोक ने गुस्से में जवाब दिया, आप सिर्फ उनकी पत्नी है, मेरी मां नहीं, इसीलिए मेरी मां बनने की कोशिश मत करिए। इससे पहले शालिनी कोई जवाब देती, श्लोक ने तुरंत फोन रखा और अचानक से कमरे की लाइट आने जाने लगी। श्लोक ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और दांत पीसते हुए कहा, क्या सियापा है, न जाने कौन से गांव में आ गया हूं। तभी श्लोक का एक और बार फोन बजा। ये कॉल वान्या का था। वान्या का फोन देखकर श्लोक थोड़ा शांत हुआ। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ वान्या। वान्या ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, श्लोक तुम तैयार हो ना। श्लोक ने घड़ी की तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि वो भूल चुका था कि आज उसकी और वान्या की डेट थी। वान्या ने कहा, मैं ऑफिस की तरफ ही हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। श्लोक कुछ कह पाता इससे पहले ही वान्या ने कॉल कर दिया। फोन काटते ही श्लोक ने गुस्से में अपना सिर थाम लिया। उसकी सांसें भारी थी, आंखों में झंझलाहट। तभी एक अजीब सी मीठी सी आवाज ने उसकी बेचैनी को तोड़ दिया, हेलो कोई है। श्लोक चौंक गया, घड़ी देखी, शाम के 6 बजे थे। पूरा ऑफिस सुनसान था। उसने गंभीर आवाज में पूछा, कौन है वहाँ। अपना कोट ठीक करते हुए वो बाहर आया, जहाँ उसे एक लाल साड़ी में लिपटी एक लड़की मिली। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में आधा छुपा था, पर उसकी काया इतनी अट्रैक्टिव थी कि श्लोक एक पल को सब कुछ भूल गया। इस वक्त यहाँ कौन आया है। श्लोक की आवाज में अब गुस्सा कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। और बिना पूछे मेरे कैबिन में कैसे। लड़की चुप रही, बस अपनी नर्म उंगलियों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती रही, जैसे हवा में कोई धीमा संगीत बज रहा हो। श्लोक ने दबे स्वर में फिर पूछा, कौन हो तुम, किसने भेजा तुम्हें। इस बार लड़की ने धीमे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वान्या मैम ने ये काट दिया था। श्लोक के कदम वहीं थम गए। लड़की अभी पीठ किए खड़ी थी, उसकी खुली पीठ पर साड़ी का लाल रेशमी कपड़ा बस सरकने को था। श्लोक के गले से एक छोटा सा गुस्सा और उत्तेजना से भरा शब्द निकला, वान्या नहीं है, निकलो यहाँ से। लड़की ने धीरे से पलटते हुए कहा, उन्होंने कहा था सेमिनार के बारे में बात करनी है, अगर एक बार उनसे बात करवा देती तो। श्लोक ने आंखें मसलते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा कमरे पर हावी हो गया और उसी पल लड़की ने अचानक श्लोक का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां नरम थी, गर्म थी और उसकी छुअन जैसे श्लोक के भीतर किसी भूले बिसरे जज्बात को फिर से जगा रही थी। श्लोक की धड़कनें बेकाबू हो उठी, जैसे उसके सीने में एक अजीब सी आग लग गई हो। उसकी सांसें भारी होने लगी। लड़की की खुशबू, भीगी सी मिट्टी और चंदन की महक श्लोक के इर्द गिर्द भर गई। श्लोक ने कसकर उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और उसी वक्त बिजली आ गई। श्लोक की नजरें जैसे ही सिया पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। सिया भी उसे देखकर हैरान रह गई और फिर धीरे से अपने लब हिलाते हुए बोली, अब तो वही है, कल रात के लिए थैंक्स। इससे पहले कि श्लोक को जवाब दे पाता, उसने उसके कानों में आवाज पड़ी, श्लोक। श्लोक जैसे नींद से जागा। ये आवाज वान्या की थी। क्या सिया की मौजूदगी श्लोक को यह एहसास दिला पाएगी कि वो वही लड़की है जिसे श्लोक ढूंढ रहा था। क्या होगा जब वान्या श्लोक को सिया के साथ देखेगी। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वो लड़की श्लोक का हाथ थामे खड़ी थी और श्लोक उसकी छुअन में खोसा गया था। तभी अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और अनुराग श्लोक को एक अनजान लड़की के साथ हाथ थामे खड़ा देखकर हैरान रह गया। दरअसल अनुराग श्लोक की कंपनी में चेयरपर्सन के रोल पर था और साथ ही श्लोक उसे अपने भाई का दर्जा देता था और अनुराग वान्या के स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ था। अनुराग की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। श्लोक, जिसके दिमाग में कई सवाल थे, उसे जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके मंगेतर ने अगर उसे किसी और लड़की के साथ देखा तो वो उसे क्या कहेगा। पर अनुराग को इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि वान्या उस लड़की को ना देखे। उसने अपनी घबराती हुई आवाज में कहा, श्लोक तू पागल हो गया क्या, तुझे पता नहीं है वान्या इस बात पर पतंग बना सकती है। श्लोक ने कुछ नहीं कहा, पर अनुराग उसके दिमाग में ये बात छप चुकी थी कि वान्या के आने से पहले उसे सब ठीक करना है। अनुराग ने तुरंत सिया को एक वार्डरोब में बंद किया और श्लोक से कहा, जब तक वो नहीं आती है तब तक उसे निकाल नहीं सकते। अंदर से चीखती हुई सिया की आवाज सुनकर अनुराग ने एक बार दरवाजा खोला और कहा, देखिए बस 2 मिनट चुप रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा देर बंद नहीं रखूंगा। पर इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, अचानक से वान्या के कदमों की आवाज तेज हो गई। अनुराग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वान्या अंदर आई, उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, श्लोक। श्लोक और अनुराग तुरंत पीछे मुड़े। अनुराग के चेहरे को देखकर ऐसा लगा था मानो उसे किसी सांप ने सुन लिया हो। उसने श्लोक से कहा, मैं चलता हूँ। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अनुराग ऐसे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अनुराग इतना कहकर वहां से चला गया। वान्या को ये बात अजीब तो लगी, पर उसने श्लोक की बाहों में बाहें डालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम डेट पर क्यों नहीं आए। श्लोक ने गहरी सांस भरते हुए गुस्से से वान्या को देखकर कहा, तुमने किसी को मेरे ऑफिस का कार्ड दिया था। वान्या ने कहा, नहीं श्लोक, मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने की खबर पता चले। श्लोक ने वान्या को घूरकर देखा तो जैसे वान्या भी कांप गई। उसने अपना पर्स चेक किया तो वान्या को एक एहसास हुआ। उसने दबी हुई आवाज में श्लोक से कहा, श्लोक वो शायद मैंने गलती से मेरे कार्ड की जगह तुम्हारा कार्ड दे दिया। श्लोक ने गुस्से से वान्या को देखा और कहा, आगे से मेरा कार्ड किसी को भी देने की हिम्मत मत करना। श्लोक अपने कैबिन की तरफ मुड़ा तो पीछे वान्या ने कहा, तो अब
क्या तुम इस वजह से मेरे साथ नहीं चलोगे? श्लोक वान्या की तरफ मुड़ा और बोला, देखो वान्या, मैं आज फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये प्यार समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इमोशन नहीं समझ आते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस शादी से पीछे हट जाओ। वान्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसने कहा, श्लोक, ज्यादा कुछ तो तुमसे मैं वैसे भी नहीं मांग रही, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। श्लोक ने वान्या का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, वान्या घर जाओ, मैं आ जाऊंगा, प्लीज घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? श्लोक के कहने पर वान्या वहां से चली तो गई, पर वान्या के जाते ही श्लोक को याद आया कि एक अनजान लड़की अभी भी उसकी अलमारी में बंद है। शिट! श्लोक ने वान्या के जाते ही उस लड़की को बाहर निकाला। अलमारी का दरवाजा खोलते ही श्लोक हैरान हो गया। वो लड़की जमीन पर निढाल गिरी हुई थी। श्लोक हैरानी से बोला, इससे क्या हो गया? तभी श्लोक को पीछे से एक और लड़की की आवाज सुनाई दी, पर यह आवाज किसी और की थी। वो आवाज तेजी से श्लोक के ऑफिस में गूंजी, सिया। श्लोक नहीं जानता था कि ये सिया कौन है, पर जैसे ही प्रतीक्षा ने सिया को बेहोश देखा, वो श्लोक पर बरस पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे अलमारी के अंदर क्यों बंद किया? रे छोरे, थारे में समझ पड़ी? इतने में अनुराग अंदर आया और बोला, सोच समझ के बात करो, जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? प्रतीक्षा बोली, मेरी दोस्त को बंद जगहों में घुटन होती है, वो मर सकती है और तुम चाहते हो कि मुझे इस आदमी के बारे में पता होना चाहिए? अनुराग के ये सुनते ही जैसे हाथ पैर कांप उठे। उसने तुरंत सिया के चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़की। यही श्लोक ने अपने डॉक्टर को कॉल भी कर लिया था। यही प्रतीक्षा परेशान होते हुए अनुराग को डांटते हुए बोली, न जाने कौन से मनहूस घड़ी में मेरे दोस्त ने तुम लोगों पर भरोसा कर लिया था। अरे जाहिलो, तुम लोगों में कोई शर्म है नहीं? अनुराग ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे मैडम, आप गुस्सा किस बात का दिखा रही हैं? देखिए, आपकी दोस्त को कुछ नहीं होगा। प्रतीक्षा गुस्से में अनुराग की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी दोस्त को कुछ हुआ तो। इतनी ही देर में सारे हॉर्न बजने लगते हैं। इतनी ही देर में प्रतीक्षा की नजर नीचे की तरफ गई। वो दोबारा चीखी, कहाँ गई? सिया कहाँ गई? अनुराग ने अपने कमरे की तरफ श्लोक को जब बुलाया तो श्लोक पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी गोद में इस बार सिया भी थी। इससे पहले प्रतीक्षा कुछ कह पाती, श्लोक ने कहा, डॉक्टर थोड़ी देर में आते होंगे, तब तक ये मेरे कैबिन में रहेगी, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के अलावा कोई अंदर नहीं आना चाहिए। श्लोक ने इतना कहा और वहां से चला गया। प्रतीक्षा बस उसे हैरानी से देखती रही। यही इन सबसे दूर कैबिन के अंदर श्लोक सिया को लेकर तो चला गया था, पर उसे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया मर तो नहीं गई। श्लोक उसके करीब गया तो श्लोक को प्रतीक्षा की सांसें महसूस हुई। श्लोक ने कहा, जिंदा तो है, पर एक सेकंड, ये परफ्यूम की स्मेल फिर से कहा। श्लोक ने हैरानी से सिया की तरफ देखा और कहा, कहीं इस लड़की ने तो ये परफ्यूम। श्लोक उस परफ्यूम की वजह से सिया के पास गया, पर जैसे ही सिया ने आंखें खोली, अपने ठीक ऊपर एक आदमी को देखकर वो जैसे बौखला गई। वो चीखी, ये क्या कर रहे हो? दूर रहो। श्लोक ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और उसे चुप कराते हुए कहा, पहले खुद मेरे ऑफिस में आई और अब खुद चिल्ला रही हो? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सिया ने जोर से श्लोक का हाथ हटाते हुए कहा, तुम कौन हो और ऐसे मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? मेरा फायदा उठाना चाहते हो तुम? श्लोक ने हैरानी भरी आवाज में कहा, एक मिनट, मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? एक तो मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में आई, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होते रह गया। सिया ने कहा, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला था तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों अलमारी में बंद किया? तभी जैसे श्लोक को एक बात याद आई, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। श्लोक तुरंत भागता हुआ बाहर गया और कमरे के अंदर प्रतीक्षा और अनुराग आए। सिया को उठा हुआ देखकर प्रतीक्षा ने पूछा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है, मुझे लगा दोनों की वजह से कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतनी देर में पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई, नहीं, की आवाज श्लोक की थी। सिया और प्रतीक्षा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इसे क्या हुआ? दोनों भागते हुए बाहर गए तो देखकर हैरान रह गए। अलमारी में एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर गाउन था। अनुराग के होंठ जैसे डर से कांपने लगे थे। उसने कहा, ओह नो, ये तो। श्लोक सिया की तरफ मुड़कर घूरकर उसे देखते हुए बोला, यू रुइन्ड माय मास्टरपीस, दिस ड्रेस। श्लोक ने सिया को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है इस ड्रेस की कीमत क्या है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में? सिया ने गुस्से में कहा, सुबह जरा संभाल के बात करिए, मैंने कहा था आपसे मुझे अलमारी में बंद करने के लिए। श्लोक ने गुस्से से अनुराग की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा गाउन था? कीमत भी पता है इसकी? सिया ने उस कपड़े को घूरकर देखा, कहा, ऐसे 4 कपड़े मैं अपने सपने में बना लूं, इसके लिए बात का पतंग बनाने की जरूरत नहीं है। श्लोक ने गुस्से में सिया से कहा, सेमिनार में आना था ना तुम्हें, इस ड्रेस को ठीक करो, और अगर ठीक नहीं कर पाई तो आना मत सेमिनार में। सिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, पागल हो क्या? एक तो तुम्हारी वजह से मैं मरती बची, और तुम होते कौन हो मुझसे ये बदतमीजी करने वाले? श्लोक सिया के एकदम पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने हाथों में रखे कार्ड में ऑफिस का ड्रेस जब देख लिया तो तुमने मेरा नाम नहीं पढ़ा? सिया की आंखें फटी फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ठीक उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिससे वो मिलने आई थी, श्लोक। लेकिन दूसरा झटका तो उसे तब लगा जब श्लोक ने कहा, एंट्री चाहिए ना तुम्हें मेरे सेमिनार में? इस ड्रेस को ठीक करो, फिर देखते हैं। श्लोक ने सिया के हाथ में वो ड्रेस थमाई और उसे बाहर निकलने को कहा। अपने हाथों में सफेद ड्रेस लेकर सिया बस एक ही बात सोचती रही कि आखिर वो श्लोक की ये ड्रेस कैसे ठीक करेगी। घर वापस आने पर सरला के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसने सिया के हाथों में ड्रेस देखी तो पूछा, ये सब क्या लेकर आई है? सिया ने कहा, मुझे ये ड्रेस ठीक से बनानी है, फैशन डिजाइनर का सेमिनार है तो उससे पहले ये ठीक करनी होगी। सरला ने हंसते हुए कहा, अरे तू पागल हो गई है? घर में पैसों की इतनी कमी है और तुझे पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं सोचता? सिया ने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मां ऐसा नहीं है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे, मैं अभी एडमिशन नहीं ले रही मां, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। सिया की बात सुनकर सरला ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, उस शहरी लड़की की भाषा बोलना बंद कर छोरी, अगर कुछ ठीक करना है तो अपनी शादी ठीक कर, सपने देखना है तो सभी मनु के साथ देख और जा यहाँ से। सरला वहां से गुस्से में चली गई और सिया ये समझ गई थी कि घर में वो ड्रेस नहीं बना सकती, तो आखिर वो अब कहाँ ये ड्रेस बनाए? अपने कमरे में जाने के बाद सिया ने अपना फोन निकाला। उसके दिमाग में ये चल ही रहा था कि आखिर वो कुछ ठीक करे तो करे कैसे ये ड्रेस, और आज जो कुछ भी हुआ वो सिया को जैसे खाने लगी थी। अपने फोन में गुम सिया का ध्यान अपने सोशल मीडिया पर गया। अभिमन्यु ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था जो देखकर सिया को यकीन नहीं हुआ। एक लड़की की फोटो थी पर उसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फोटो देखकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो अभिमन्यु सरेआम से जलील कर रहा हो। उसने अपना फोन बंद किया और कहा, बस बहुत हो गया, बहुत झेली मैंने ये जिंदगी अभिमन्यु, और सबके हिसाब से अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। क्या ठीक कर पाएगी सिया श्लोक का मास्टरपीस? क्या बचा पाएगी सिया खुद की लाज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जहां सिया ने अपना रास्ता चुन लिया था वहीं श्लोक के घर में उसकी आंखें तो बंद थी, पर सपने में उसे वो दुनिया दिखी जिस दुनिया से आज तक श्लोक जुड़ा हुआ था। वो दुनिया जिसने श्लोक का आज और श्लोक दोनों को बदल रखा था। नजारा श्लोक के बचपन के घर का था। बरामदे में सर्दियों की खिली हुई धूप और उस बरामदे में बैठी अलका हाथों में आधा लगाए, आंखों में काजल लगाए, माथे में लाल रंग की बिंदी लगाए अपने बच्चों के लिए आम काट रही थी। अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर 8 साल के श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खिलखिलाते हुए भागते हुए अपनी माँ के पास गया और तुरंत अलका को गले लगा लिया, मानो सालों बाद श्लोक ने अपनी माँ को गले लगाया हो। श्लोक ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप यहाँ कैसे? अब वापस आ गई? मैं कितने वक्त से आपको ढूंढ रहा था। अलका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तो यही थी, तू बस स्कूल गया था। और ये क्या हाल बना रखा है? कितने गंदे हो गए तुम्हारे कपड़े, जा नहा ले तुरंत। छोटा श्लोक तुरंत अपना बैग रखकर बाथरूम की तरफ भागा, पर उसे क्या पता था कि जैसे ही वो वापस आएगा उसके सामने एक ऐसा सच होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। छोटा श्लोक जैसे ही बाहर निकला वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ आया। माँ माँ! सामने अलका की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। वो जोर जोर से रोने लगा, पर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े आदमी को चाकू के साथ देखा श्लोक के होश उड़ गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्लोक के पिता थे। माँ
श्लोक एक तेज चीख के साथ उठा। उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसने पानी का घूंट भरते हुए खुद को समझाया, मैं ठीक हूँ। तभी श्लोक को एक आवाज आई, किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज। श्लोक ने एक बार घड़ी की तरफ देखा और फिर कहा, इतनी रात को कौन है यहाँ? श्लोक के कमरे के बाहर सिया खड़ी। सिया को देखकर श्लोक हैरान रह गया। व्हाट द हेल, तुम स्टॉप कर रही हो मुझे? सिया सीधे श्लोक के घर के अंदर जाते हुए बोली, ये रही आपकी ड्रेस, कर दी मैंने सिलाई, अब मुझे सेमिनार में आने दीजिए। श्लोक ने एक नजर ड्रेस पर डाली और उसने सिया का हाथ गुस्से में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? सिया जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो कुछ कह नहीं पाई। श्लोक के इतने करीब होने से न जाने कि उसके दिमाग में बार बार उस रात के ख्याल क्यों आने लगे जब शादी की पहली रात वो उस अनजान शख्स को अभिमन्यु समझकर उसके करीब गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्लोक ने अपनी उंगली से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये क्या? डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली? सिया ने अपनी आंखें खोली। दोनों को जैसे होश नहीं था कि दोनों इतने करीब हो सकते हैं। श्लोक सिया के और करीब आते हुए गुस्से में बोला, 4 लाख की ड्रेस बर्बाद करने के बाद उसमें 40 रुपए का फैब्रिक लगाकर तुम्हें लगता है तुम बचाओगी? सिया ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अब मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उतने का ही फैब्रिक लाऊंगी ना। श्लोक ने सिया को खुद से दूर झटकते हुए कहा, तुम्हें सेमिनार में आना है ना, तो ठीक है, अब ये ड्रेस तुम ही बनाओगी और वो भी मेरे घर पर बैठकर। सिया हैरान रह गई। उसने कहा, एक मिनट, मैं आपके घर में एक अनजान लड़की को अपने घर में बुलाने में आपको शर्म नहीं आती? श्लोक ने सिया को घूर कर देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जितना श्लोक सिया की तरफ कदम बढ़ाए, सिया उसके कदम पीछे लेती। अचानक से सिया के हाथों से लगकर एक फ्लावर बास जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी श्लोक ने उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, पर उसकी आंखें अभी भी सिया पर रखी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी आदत है बात नहीं सुनने की। श्लोक के इतने पास होकर सिया की सांसें एक बार फिर अटक गई थी। उसने श्लोक की आंखों में देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। श्लोक ने अचानक से सिया का हाथ पकड़ा। न जाने क्यों सिया का हाथ पकड़ते ही श्लोक खुद को जैसे काबू न कर पा रहा हो। उसने सिया के चेहरे से बाल हटाए। श्लोक जानता था कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था, पर न जाने क्यों उसके करीब आते ही श्लोक खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस हॉल के पीछे एक रूम है, वहाँ सारे फैब्रिक मिल जाएंगे। सिया ने जैसे मन ही मन खुशी मनाई और साथ ही श्लोक को देखकर कहा, ठीक है। श्लोक वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपना फोन टेबल पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके फोन पर किसी का मैसेज आया था। श्लोक ने जैसे ही फोन उठाया और उस तस्वीर को देखा, तस्वीर देखकर श्लोक हैरान हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था पर साथ ही में एक अजीब सी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो श्लोक के मन में बार बार एक सवाल पैदा कर रही थी, क्या आखिर कोई ऐसा इंसान है जिसे उस अनजान लड़की के बारे में पता है, और अगर है तो वो कौन है? सिया की आवाज से श्लोक का ध्यान टूटा। आपने वो कपड़ा कहाँ रखा है? मुझे मिल नहीं रहा। सिया ने अचानक श्लोक के फोन की तरफ देखा पर श्लोक ने तुरंत अपना फोन छुपाते हुए कहा, खुद ढूंढो, मुझे मत परेशान करना। श्लोक इतना कहकर उस कमरे से चला गया पर अपने कमरे में वापस आने के बाद श्लोक ने तुरंत अपना फोन निकाला। ये उस रात की तस्वीर थी, उस होटल के कमरे की तस्वीर, लेकिन इसमें श्लोक का चेहरा तो साफ था पर उस लड़की का चेहरा साफ नहीं था। इस तस्वीर से श्लोक के कानों में उस लड़की की आहें गूंजने लगी। उस लड़की की खुशबू ने एक बार फिर श्लोक को घेर लिया। उसके दिल और दिमाग पर उस तस्वीर ने चंद पलों के लिए ऐसे काबू कर लिया था मानो श्लोक उसकी गिरफ्त में हो। अचानक से श्लोक को एक आवाज सुनाई दी, श्लोक। श्लोक जब पीछे मुड़ा, उसने देखा कि ठीक उसके सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भरा। उसे बाहों में भरते ही श्लोक को लगा जैसे उसकी बरसों की तलाश पूरी हो गई हो। श्लोक ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। उस लड़की के हाथ श्लोक की गर्दन पर फेर रहे थे। उसकी बाहों ने जैसे श्लोक के अंदर एक जान डाल दी थी। लेकिन तभी श्लोक का फोन बजा और अचानक से श्लोक अपनी सोच से बाहर आया। उसने खुद को काबू में किया और फोन उठाया। हेलो। श्लोक की आवाज में नरमी नहीं थी पर फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, लगता है श्लोक साहब को हमारा तोहफा पसंद आया। श्लोक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें उस रात के बारे में कैसे पता? फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आपकी इज्जत आपको बहुत प्यारी तो होगी सर। मार्केट में अगर आपका नाम बदनाम हुआ तो आपके बिजनेस का क्या होगा? और फानिया जी, वो उसे देखकर क्या सोचेंगी? श्लोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे नहीं सर, हम कैसे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं? बस आपको इतना बताना था कि ये तस्वीर शायद मेरे काम आ जाए, पर उससे पहले आप शायद इसे खरीद लें। श्लोक ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फोन की दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, 6 लाख रुपए, अभी के लिए इतने काफी होंगे। श्लोक ने कहा, डील। इतना कहकर श्लोक ने फोन रख दिया पर उस तस्वीर को दोबारा देखते हुए कहा, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़ी, मैं देने को तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जहाँ श्लोक के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे वहीं कमरे में सिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। पर तभी सिया को एहसास हुआ कि एक रात अगर वो श्लोक के घर पर रुकी तो बात का बतंगड़ बन सकता है। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मैं सुबह घर आ रही हूँ, प्रतीक्षा की तबीयत बहुत खराब है। सरला ने कहा, अरे अभी तो वो ठीक थी। सिया बोली, अब होगी तबीयत खराब, अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? ऐसे भी वो अकेली रहती है। सरला ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली और सुबह आने के लिए कह दिया। काम करते करते कब रात से सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। पर सुबह श्लोक जब अपनी नींद से उठा, उसे कमरे से मशीन की खटखट की अभी भी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक बार झांक कर देखा तो कमरे के अंदर अभी भी सिया काम कर रही थी। ये देखकर श्लोक ने हैरानी से कहा, अजीब पागल लड़की है। श्लोक चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि फ्रेश हो सके। वहीं सिया अब थक कर निढाल हो चुकी थी। उसने कई बार इस ड्रेस की सिलाई खोलकर दोबारा सिलने की कोशिश की थी लेकिन अभी वो फिनिशिंग नहीं आई थी जो कठपुतली के कपड़े बनाने में आती थी। उसने कहा, बस अब मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस दानव के घर की चाय पीकर तो जा ही सकती हूँ, अभी तक तो उठा नहीं होगा ये रावण। पर जैसे ही सिया कमरे से बाहर निकली वो हैरान रह गई। किचन में पहले से श्लोक मौजूद था। श्लोक ने शर्ट नहीं पहनी थी। श्लोक किचन में अकेला खड़ा था। उसने अभी अभी कॉफी बनाई थी और मग उठाकर जैसे ही पीने के लिए पीछे मुड़ा, उसकी नजर अचानक दरवाजे पर खड़ी सिया पर पड़ी। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। सिया ने श्लोक को देखकर चौंकते हुए झटपट अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जल्दी से पलटी, लेकिन अगले ही पल वो सीधे श्लोक से टकरा गई। कॉफी का गर्म मग उसके हाथ से छूट गया और पूरा मग सिया के कपड़ों पर गिर गया। आह! सिया की चीख निकल गई, जला दिया आपने, गरम गरम कॉफी गिरा दी, और ऊपर से जब घर में एक लड़की हो तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ना, ये क्या है? कौन ऐसे आधे कपड़े में घूमता है? श्लोक थोड़ी देर उसे देखता है, उसकी बिखरी सांसें, भीगे कपड़े और बंद आंखें। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, ये मेरा घर है और मैं क्या पहनूं क्या नहीं ये मेरी मर्जी है। सिया आंखें बंद किए हुए ही पलटी और तेजी से निकलने लगी। कॉफी के कारण उसके बदन में जलन थी, वो उसे महसूस कर रही थी। लेकिन तभी श्लोक ने उसे धीरे से पीछे से रोक दिया। रुको। उसकी आवाज नरम थी लेकिन असरदार। सिया का बदन थम गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले श्लोक ने बिना एक शब्द बोले पास आकर किचन में रखा पानी का भगोना उठाया और धीरे से उस पर उड़ेल दिया। पानी जैसे ही उसके शरीर से टकराया सिया कांप गई। गर्मी और जलन का असर कुछ कम हुआ लेकिन उसकी धड़कनें और बढ़ गई। आखिर क्यों श्लोक ने सिया के ऊपर पानी डाला और अब सिया इस हाल में अपने घर वापस कैसे जा पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। ये आप क्या कर रहे हैं? सिया ने हिचकिचाते हुए आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अलग सा ठहराव था। श्लोक धीरे से उसके और करीब आया और धीरे से उसके कान में बोला, अब
ठीक लग रहा है? जलन कम हुई? आप डॉक्टर के पास चलना है। सिया उसकी नजदीकी से घबरा गई। वो जल्दी से पलटी तो श्लोक बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, इतना नजदीक कि उसके सीने की गर्माहट वो अपनी सांसों में महसूस कर सकता था। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई। वक्त जैसे थम सा गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। सिया के भीगे बालों में पानी की बूंदें टपक रही थी। बाल उसके गालों और माथे से चिपक गए थे। श्लोक की नजर उसके भीगे चेहरे पर टिक गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर चिपके बालों को पीछे सरकाया। उसकी उंगलियां बेहद नरमी से उसके गालों को छूते हुए गुजरी। सिया का बदन एक पल को सिहर गया। उसने झटके से आंखें खोली और थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, ये क्या तरीका है? कम से कम बता तो देते कि पानी डालने वाले हो। मेरे कपड़ों ने काफी हद तक कॉफी सोख ली थी। सिर्फ हल्की सी जलन थी। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पानी से नहला दो। अब इस हालत में मैं घर कैसे जाऊं? श्लोक ने हल्की सी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले अपनी वार्डरोब खोली और उसमें से एक सफेद और सुनहरी किनारी वाला सूट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। पहन लो, बाकी बातें बाद में कर लेना। सिया पहले तो कपड़े लेने से हिचकिचाई, लेकिन खुद की हालत को देखकर और कोई चारा नहीं था। उसने कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर रुक किया। कुछ देर बाद जब वो बदली हुई ड्रेस में बाहर आई तो और भी अलग लग रही थी। सूट के मुलायम कपड़े में उसका सौम्य रूप और निखर गया। वो श्लोक के पास आई, उसकी तरफ देखा, फिर होंठ भींचते हुए बोली, मैं किसी का एहसान नहीं रखती कि सूट कल लौटा दूंगी, वो भी महंगे डिटर्जेंट से धोकर। और फिर अंदर जाकर उसने ड्रेस उठाई और बाहर आकर श्लोक की तरफ घूरते हुए एक बार फिर बोली, बस थोड़ा सा काम बाकी है, ये ड्रेस भी आज के आज ही बना दूंगी। श्लोक उसकी पीठ की ओर देखता रह गया। जाने अनजाने उसके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। बिल्कुल पागल है, वो बुदबुदाया। सिया श्लोक के घर से निकल तो गई, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे दूर से देख रहा था। सिया टैक्सी के अंदर बैठी हुई वहां से चली गई, लेकिन वही गाड़ी में बैठा अभिमन्यु दूर से उसे हैरानी से देख रहा था। अभिमन्यु उससे पहले कुछ करता, अचानक उसका फोन बजा। फोन पर अपनी नई गर्लफ्रेंड का नाम देखकर जैसे अभिमन्यु को सांप सूंघ गया। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ कहो। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, क्या हुआ अभिमन्यु? सुबह से तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? अभिमन्यु ने अपना सर पकड़ा और कहा, हाँ मैं अभी आ रहा था। फोन की दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, तुम फिर सिया से मिले? तुम्हारी आवाज में हिचकिचाहट नजर आ रही है। अभिमन्यु ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, वो बस मुझे दिखाई दी किसी के घर के बाहर। फोन की दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, क्या तुम्हें उसके पास दोबारा जाना है? अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं मैं उसे छोड़ चुका और जो सिया ने किया है उसके बाद मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकता। अभिमन्यु ने कॉल काटा, पर फोन की दूसरी तरफ खड़ी उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, ठीक जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब देखते हैं सिया कैसे बचती है। जहां सिया इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर थी, वहीं श्लोक अनुराग से मिलने के बाद अपने साथ हो रहे ब्लैकमेल के बारे में उसे बता रहा था। ऑफिस में बैठे श्लोक ने अनुराग को कल रात हुई सारी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर अनुराग ने कहा, तू पागल हो गया क्या? तू चाहे तो उस ब्लैकमेलर की धज्जियां उड़ा सकता है। श्लोक ने अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर इसमें मजा कहाँ? मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। अनुराग श्लोक के साथ बैठते हुए बोला, तुझे मैंने कभी किसी लड़की के लिए इतना पागल नहीं देखा। ब्लैकमेलर से हाथ मिलाने की सोच रहा है? अनुराग ने श्लोक की तरफ देखा और कहा, देख सीधी सी बात है, तूने आज तक किसी लड़की की परवाह नहीं की, न किसी लड़की को अपने करीब आने दिया, तो ये लड़की इतनी खास क्यों है? श्लोक ने अपने हाथ में रखी उस ब्रेसलेट को देखा जो उस रात उस अनजान लड़की से श्लोक के पास रह गया था। श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे बस वो लड़की चाहिए। तो उस ब्लैकमेलर का पता लगा और उस लड़की का भी। जहां श्लोक ने उस लड़की को ढूंढने के लिए हर कोशिश करी थी, वहीं सिया के लिए नए रास्तों पर कुछ नई मुसीबतें भी तैयार थी। और उनमें से एक मुसीबत ने सिया की जिंदगी में कदम रख लिया था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। दोपहर हो चुकी थी, बाजार में आम दिनों से भीड़ कम थी। सिया अपनी दुकान के एक कोने में बैठी शांति से वही ड्रेस सी रही थी जो श्लोक ने उसे गुस्से में थमा दी थी। वो ड्रेस उसकी उम्मीदों की चाबी थी और अपमान की वजह थी। हाय, एक मुलायम पर बनावटी आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। सिया ने सिर उठाया तो सामने वान्या खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी नजरें पैनी थी और उस ड्रेस पर जमी थी जो सिया के हाथ में थी। ये ड्रेस? उसने सवाल किया, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। सिया ने जवाब दिया, हाँ, आपने जो काट दिया था मैं वहां चली गई थी। वान्या की मुस्कान जम गई थी। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दिया कार्ड इस गवार सी दिखने वाली लड़की को श्लोक के पास ले गया और श्लोक ने अपना मास्टरपीस ड्रेस इसे हाथ लगाने दिया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और क्रोध से मिली जुली डाली थी। ये ड्रेस तो श्लोक का मास्टरपीस है। वो बुदबुदाई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा तुमने इसे सिलना शुरू भी कर दिया? सिया ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया पहले, पर अब शायद हो जाएगा। वान्या ने अपनी मुस्कान को खींचकर नकली चिंता दिखाई और ड्रेस के पास आकर बोली, जरा दिखाना तो, मैं भी देखूं तुमने कैसा काम किया है। सिया ने ड्रेस उसकी तरफ बढ़ा दी, पर जैसे ही वान्या ने ड्रेस पकड़ी उसने उंगलियों सिलाई की जगह को कसकर खींचा और ड्रेस को दोबारा फाड़ दिया। एक तीखी चर की आवाज के साथ ड्रेस फिर से फट गई। सिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो सन्न रह गई, जैसे किसी ने उसका सपना दोबारा कुचल दिया हो। वान्या ने झूठी शर्मिंदगी ओढ़ते हुए तुरंत कहा, ओह सॉरी, शायद मेरे नाखून फंस गए, पता नहीं कैसे। फिर उसने सॉफ्ट टोन में जोड़ दिया, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत टैलेंटेड लगती हो, बना लोगी फिर से, मैं बस मदद करने आई थी। और फिर मुस्कुराते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं पलटी और बाहर निकल गई। शाम के वक्त श्लोक के ऑफिस के बाहर एक ऑटो रुका। हाथ में उसी ड्रेस को संभालती हुई सिया उतरी। डरी हुई थी, लेकिन अंदर जज्बा था। अंदर दाखिल होते ही वान्या उसकी ओर मुड़ी। वो पहले हैरान रह गई, फिर तंज कसती मुस्कान के साथ बोली, अरे तुम वापस आ गई? मुझे लगा ड्रेस ठीक नहीं हुई होगी। कोई बात नहीं, कोशिश करना भी जरूरी है। वान्या उसे जानबूझकर श्लोक के ऑफिस तक ले आई। अपने कैबिन में श्लोक ने जैसे ही ड्रेस को खोलकर देखा, उसकी भौहें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। वो उस जगह को ढूंढ रहा था जहां से ड्रेस फटी थी, पर अब वहां एक महीन कढ़ाई थी, रेशा रेशा ढका हुआ था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एक क्षण को शांत रह गया। वान्या ने भी जैसे ही सिलाई देखी उसका चेहरा उतर गया। वो जल्दी से बोली, ये ड्रेस तो कहीं से बनवा लिया है ना? डोंट लाई, ओके? सिया की आंखों में अब डर नहीं था, ना असमंजस, सिर्फ कॉन्फिडेंस था। वो जवाब देती है, आप चाहे तो हर धागा खोलकर देख सकती हैं। श्लोक चुप था, फिर अचानक उसने फोन उठाया और कुछ टाइप करने लगा, लीव अस अलोन। ये सुनकर सिया हैरान रह गई और वान्या के चेहरे पर कठोर मुस्कान उभर आई। सिया टूटा हुआ ख्वाब लेकर यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी श्लोक बोला, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? फिर उसने वान्या की तरफ देखते हुए कहा, वान्या लीव अस अलोन। वान्या सन्न रह गई। व्हाट? उसकी आवाज में हिचक, गुस्सा और अपमान सब एक साथ था। श्लोक अब उसकी तरफ देखे बिना फिर दोहराया, आई सेड लीव। गुस्से में फुंकारती वान्या ने मुट्ठियां भींच ली और दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ श्लोक और सिया थे। सिया की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब श्लोक क्या कहेगा, क्या करेगा। श्लोक ने ड्रेस को फिर से उठाया और उसकी उंगलियां उस कढ़ाई पर फिर दौड़ने लगी। कुछ सोचकर वो बहुत धीरे से बोला, अनबिलीवेबल, तुमने ये ड्रेस सिर्फ सी नहीं है, ये तो कुछ और है। वो अपना सेंटेंस अधूरा छोड़कर सिया की ओर पलटा। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज अब शांत लेकिन गंभीर थी। वहीं सिया के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। श्लोक अभी ड्रेस को देख रहा था। उसकी उंगलियां उस कढ़ाई पर घूम रही थी, जैसे किसी राज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो बहुत धीरे से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब श्लोक ने उसकी तारीफ की थी, बिना किसी ताने और बिना किसी शक के। श्लोक आगे कहता है, परफेक्ट डिटेलिंग, ओरिजिनल थॉट। सिया की आंखें चमक उठी। फिर श्लोक सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सेमिनार में आ सकती हो। सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल को जैसे कुछ समझ नहीं आया उसे।
फिर वो अचानक उछलते हुए चिल्लाई, हाँ थैंक यू। उसकी आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज गई। श्लोक हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसकी आंखों में अभी वही ठंडी गंभीरता थी, मगर होठों के कोने हल्के से उठे हुए थे। सिया को अपनी हरकत का एहसास हुआ। वो फौरन संजीदा होती हुई धीरे से बोली, सॉरी। फिर उसने अपना बैग खोला और सफेद सूट निकालकर श्लोक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये जो आपने सूट दिया था डिटर्जेंट से नहीं धोया, ड्राई क्लीन करवाया है। श्लोक सदी हुई आवाज में बोला, श्लोक मेहता दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता। सिया कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है, फिर नजरें चुराते हुए मुड़ी दरवाजे तक पहुंची तो अचानक उसकी चाल में थोड़ा नखरा आया। उसने श्लोक की नकल करते हुए आवाज में गहराई भरकर कहा, श्लोक मेहता दी हुई चीज वापस नहीं लेता, और खुद ही हंसी दबाते हुए बाहर निकल गई। क्या वान्या सिया को इतनी आसानी से सेमिनार का हिस्सा बनने देगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सिया श्लोक के ऑफिस से बाहर तो निकल आई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बाहर जाते ही उसका सामना एक ऐसे शख्स से होगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। अपनी गाड़ी में बैठा अभिमन्यु जैसे सिया का ही इंतजार कर रहा था। बाहर आते ही सिया टैक्सी ढूंढ रही थी जब अचानक से अभिमन्यु उसके पीछे आ खड़ा हुआ और बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिया अभिमन्यु को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो? सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, इस लड़के के इतने आगे पीछे क्यों घूम रही हो तुम? सिया ने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना, याद है ना? अभिमन्यु ने सिया का हाथ एक और बार पकड़ा और उसे सड़क की दूसरी तरफ अपनी गाड़ी के पास लेकर जाते हुए कहा, यहाँ सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। सिया ने कई बार अभिमन्यु के हाथों की गहरी पकड़ से छूटने की कोशिश की। आखिर में जब दोनों सड़क के किनारे पहुंच गए तो सिया ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अभिमन्यु ने किसी तरह खुद का गुस्सा शांत करते हुए कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? सिया तुम हमेशा से ऐसी रही हो, तुमने कभी समझती ही नहीं। अरे किसी के भी घर चली जाओगी क्या? सिया ने गुस्से में कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अभिमन्यु, और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो मैं कुछ भी करूँ उसे तुम्हें क्या? सिया ने अभिमन्यु से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चली गई। अभिमन्यु ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की पर सिया इस बार नहीं रुकी। वहीं श्लोक भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसे सिया और अभिमन्यु दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बस दोनों की पीठ दिखाई दे रही थी। श्लोक ने कहा, मैं जाने आजकल के लोग कहीं भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। श्लोक अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ। श्लोक जिस मकसद से पुष्कर आया था उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में खड़े श्लोक ने आखिरकार वो फाइल मंगवाई जिससे उसे सच का पता चल सकता था। पुलिस वाले ने अपनी टेबल पर पड़ी फाइल को देखते हुए कहा, आपकी मां के मरने के बाद सब कुछ बिल्कुल साफ था साहब, खून के छींटे और आपके पापा मिस्टर परम मेहता के कन्फेशन से हमें पता चला था कि आपकी मां का असली कातिल कौन है। तो फिर आप अब इस केस को फिर से क्यों खुलवाना चाहते हैं? श्लोक चेयर पर बैठा हुआ बोला, पता नहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है इस केस में, कोई ऐसी कड़ी जो मेरी नजरों के सामने नहीं है। श्लोक ने गहरी सांस भरी और कहा, मुझे सालों से अपने पापा की खामोशी चुभती आई है। उस दिन के बाद कभी उनके मुंह से मां का जिक्र नहीं सुना। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आखिर क्या राज छिपा है इन सबके पीछे। पुलिस वाला समझ गया था कि श्लोक को समझाना मुश्किल है। उसने फाइल खोली और श्लोक से कहा, ठीक है सर, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, हम आपकी मां के केस को दोबारा शुरू करेंगे। वैसे सर आपकी शादी हो गई है? श्लोक ने ना में जवाब देते हुए कहा, नहीं पर ऐसा क्यों पूछा आपने? पुलिस वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, बस सर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अच्छे पिता बन सकते हैं। जो इंसान अपनी गुजरी हुई मां के लिए इतना कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए कितना करेगा? श्लोक के चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर गया। वो स्टेशन से जाते हुए बोला, सर अच्छा होगा अगर मैं कभी बाप ना बनूं तो। बाप और बच्चे का रिश्ता मुझे वैसे भी खास पसंद नहीं है। इतना कहकर श्लोक तो वहां से निकल गया, पर पुलिस वाला ये समझ गया था कि श्लोक के अंदर बाप बेटे के रिश्ते को लेकर एक ऐसी नफरत आ चुकी थी जो शायद ही कोई मिटा सकता था। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अचानक से श्लोक को याद आया कि उसने सिया को पासेस नहीं दिए। उसने सीधा सिया को फोन लगाया और कहा, तुम्हारा एड्रेस दो। सिया जो कि अपनी दुकान में बैठी थी वो चौंक गई। उसने कहा, क्यों आपको यहाँ क्यों आना है? श्लोक ने गुस्से में अपनी आंखें बनाते हुए कहा, कोई शौक नहीं है मुझे तुमसे मिलने का, पर कल के सेमिनार के पासेस देने हैं। एक छोटे से शहर में जहाँ बात जंगल के आग की तरफ फैलती है, वहाँ अगर किसी को सिया ने श्लोक के साथ देख लिया तो बात फैलाना आम बात थी। सिया ने कहा, ठीक है आप आ जाइए, मैं एड्रेस भेजती हूँ। श्लोक ने फोन काट दिया, लेकिन सिया के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं कोई श्लोक को और से साथ में ना देख ले। सिया ने सोच लिया था कि वो कुछ नहीं होने देगी। उसे बस एक बात अच्छे से पता थी, उसे बस पासेस लेने हैं और श्लोक को वहाँ से जाने देना है। लेकिन सिया के प्लान्स आज तक कभी सही रास्ते पर चले हैं जो अब चलेंगे? कुछ ही घंटों में सिया के स्टोर के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी। सिया श्लोक की गाड़ी देखकर बस एक ही बात की खैर बना रही थी कि दुकान के आसपास आज कोई भी नहीं था। सिया का स्टोर देखकर श्लोक ने कहा, क्यूट शॉप, ये चलती भी है? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? श्लोक ने नाम से हिलाया और अपना जवाब देते हुए कहा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस ये सोच रहा हूं कि क्या तुम कल ऐसे कपड़ों में जाओगी सेमिनार में? ऐसे कपड़ों में तो तुम्हें इवेंट का सिक्योरिटी गार्ड तक अंदर नहीं घुसने देगा। सिया ने कहा, हाँ? श्लोक ने सिया को हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, चलो। श्लोक ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सिया को अंदर बैठने का इशारा किया। श्लोक ने कहा, ये मेरा सेमिनार है और मेरे सेमिनार में तुम्हें ऐसे आने नहीं दे सकता, चलो। श्लोक गाड़ी के अंदर बैठ गया। सिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने चुपचाप स्टोर बंद किया और तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने श्लोक से कहा, चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। श्लोक ने हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा, इतना क्यों छुप रही हो, चोरी थोड़ी कर रही हो? सिया ने श्लोक को समझाते हुए कहा, अगर एक लड़की एक लड़के के साथ गाड़ी में घूमेगी तो क्या सोचेगी ये दुनिया? श्लोक ने सिया को समझाते हुए जवाब दिया, 19वीं सदी में हो क्या? सिया जानती थी कि ये सारी चीजें श्लोक की समझ से बाहर है। उसने कहा, आप चलिए। सिया के कहने पर श्लोक ने गाड़ी शुरू कर दी, लेकिन सरला की कुछ दोस्तों ने सिया को किसी की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था। नई नवेली दुल्हन जिसका अभी घर टूटा हो जब किसी और आदमी के साथ नजर आती है तो ये संसार उसे बदचलन कहता है। और शायद सिया को इसी बात का डर था। अपने पीछे होने वाले इस नए हंगामे से सिया अनजान थी, पर वही श्लोक के ऑफिस पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। गाड़ी ऑफिस के ठीक सामने रुकी और श्लोक बिना कुछ कहे अंदर चला गया। सिया ठीक उसके पीछे पीछे हुई और उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसे यहाँ श्लोक ने क्यों बुलाया होगा? अपने ख्यालों में खोई हुई सिया कब श्लोक के ऑफिस के अंदर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। श्लोक ने अपना जैकेट रखते हुए कहा, बैठो। श्लोक के कहने पर सिया बैठ गई। वो बड़ी गौर से श्लोक के ऑफिस को देख रही थी कि तभी श्लोक ने कहा, चलो अंदर आओ। श्लोक की आवाज से सिया का ध्यान उसकी तरफ गया। सिया का मुंह खुला रह गया। ऑफिस के ठीक अंदर एक वॉकिंग क्लोसेट जैसा था। अंदर ढेर सारे कपड़े और स्केचेस थे और उसमें से सिया की नजर एक नई डिजाइन की साड़ी पर पड़ी। खूबसूरत चमचमाती लाल रंग की साड़ी जिसे देखकर सिया का रंग खिलसा गया। उसने कहा, ये कितनी सुंदर जगह है। श्लोक ने कहा, सेमिनार में जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अच्छी सा कि तुम कुछ अच्छा पहनो। और जितनी बार मैं तुमसे मिला हूं तुम्हारी वार्डरोब देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वहां बड़े लोगों के बीच तुम अपनी जगह बना पाओगी। सो ये सारी ड्रेसेस मेरे लेडीज कलेक्शन का हिस्सा है। यहाँ की सारी ड्रेसेस बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकती। सिया ने धीमी लेकिन साफ शब्दों में कहा। उसकी नजरें उस लाल इंडो वेस्टर्न साड़ी पर थी जो रैक पर टंगी थी। श्लोक ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में वो वही घमंड चमक रहा था जो अक्सर सबको खामोश कर देता था। श्लोक मेहता को मना करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। मिस्टर राणा, वो धीरे से बोला, लेकिन उसके लहजे में वो रौब था जो सीधे सिया की सांसों तक पहुंच गया। सिया की आंखें उठी और उससे टकराई और शायद उसी पल उसने हार मान ली थी। श्लोक ने सिया की आंखें लाल रंग की साड़ी पर गाड़ी हुई देखी। वो समझ गया था कि सिया को वही साड़ी पसंद आई है। श्लोक वॉकिंग वार्डरोब में बने छोटे से पर्सनल स्टूडियो से चला गया और जाते हुए कहा, जो भी पसंद है वो पहनकर देख लो, अगर फिटिंग की जरूरत हुई तो यही हो जाएगी। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वो सिया की मदद कर रहा था। सिया ने साड़ी ली और कुछ ही देर में साड़ी पहनी। वहीं बाहर खड़े श्लोक के फोन पर अनुराग का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि कुछ अर्जेंट है जिसकी वजह से श्लोक उसे कॉल कर ले। फोन की दूसरी तरफ से अनुराग की आवाज कॉल लगाते ही आई। श्लोक बाहर बैठे सिया का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, बोल अनुराग। अनुराग ने कहा, मुझे उस ब्लैकमेलर का पता चल गया है। श्लोक हैरान रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, दैट्स ग्रेट।
मुझे ब्लैकमेलर से फर्क नहीं पड़ता, बस किसी भी तरह उस लड़की को मेरे पास लेकर आ जाओ। कुछ ही मिनटों बाद श्लोक को दरवाजा खुलने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा और समय वहीं थम गया। लाल रंग की इंडो वेस्टर्न साड़ी, हल्की सी ट्रांसलेसेंट ट्रैप, हाई कट ब्लाउज और खुले बालों में सिया इतनी बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी जितनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्लोक के हाथ में अभी फोन था, लेकिन दूसरी तरफ अनुराग कुछ बोल रहा था जिसे श्लोक ने सुना ही नहीं। सिया उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ने लगा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उसकी तरफ आई और बोली, ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट है, जैसे ये मेरे लिए ही बना हो। श्लोक अभी उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें, उसकी सांसें, सब कुछ जैसे उस पल में बंद गए। सिया की नजरें झुक गई। वो घबरा गई थी। मैं चेंज करके आती हूँ, उसने जल्दी से कहा और जैसे ही वो पलटी अगले ही पल पीछे से उसका पल्लू खिंच गया। वो लड़खड़ा कर पीछे खड़े श्लोक से टकरा गई। गुस्से से सिया की आंखें लाल और वो श्लोक की तरफ देखते हुए बोली, अपनी हद में रहिए। श्लोक उसकी आंखों की घबराहट अच्छे से नजर आ रही थी। वो अपना एक हाथ सिया की कमर पर रखकर उसे संभाले हुए था। धीरे से श्लोक ने नजरों के इशारे से सिया को दिखाया कि उसके पल्लू का एक कोना पास में चेयर पर उलझ गया है। श्लोक गुस्से से सिया की तरफ देखते हुए अपने दूसरे हाथ से उसका पल्लू निकालने लगा। तभी सिया की नजरें झुक गई। उसने अपनी गलती का एहसास किया तो उसने झट से अपने कान पकड़ लिए। उसे यूं देखकर श्लोक चाहकर भी उस पर गुस्सा न कर सका। दोनों एकदम करीब खड़े हुए थे। सिया को डर था कि कहीं इतनी महंगी ड्रेस फट न जाए, इसलिए वो जरा भी नहीं हिली। वहीं श्लोक की नजर उसकी मासूमियत पर स्थिर हो चुकी थी। और तभी श्लोक किसी की आवाज ने जैसे उस पल को तोड़ दिया। श्लोक ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन नजरें अब भी सिया पर टिकी थी। कौन था ये इंसान जिसकी आवाज सुनकर श्लोक हैरान रह गया था? क्या ढूंढ पाएगा ब्लैकमेलर को श्लोक? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सिया को डर था कि कहीं इतनी महंगी ड्रेस फट ना जाए, इसीलिए वो जरा भी नहीं हिली। वहीं श्लोक की नजर उसकी मासूमियत पर स्थिर हो चुकी थी। और तभी श्लोक किसी की आवाज ने जैसे उस पल को तोड़ दिया। श्लोक ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन नजरें अभी भी सिया पर टिकी थी। पीछे वान्या खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा तैराया था। सिया हड़बड़ाकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी वान्या ने उसे रोका और कहा, एक मिनट, ये ड्रेस? वान्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर श्लोक की तरफ मुड़कर बोली, श्लोक ये सब क्या है? श्लोक ने वान्या की आंखों में देखकर कहा, इसे इवेंट में पहनने के लिए एक ड्रेस की जरूरत थी। वान्या ने तीखे लहजे में कहा, और तुमने वो ड्रेस दे दी जो मैं पहनने वाली थी? सिया जो कि वहीं खड़ी थी उसने कहा, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। पर श्लोक ने सिया को रोकते हुए कहा, नहीं तुम यही पहनोगी। और वान्या, ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें हैं? इतना बड़ा स्टूडियो है, कुछ भी पहन लो। वान्या मुस्कुराई और बोली, ठीक है। वान्या ने आखिरी बार सिया को घूरकर देखा और वहां से चली गई। पर ये बात श्लोक भी बहुत अच्छे से जानता था कि वान्या बस अब एक घायल शेरनी है। सिया ने कहा, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती श्लोक जी, मुझे नहीं लगता कि वान्या जी को ये बात अच्छी लगी होगी। श्लोक ने सिया के हाथों में ड्रेस देते हुए कहा, रख लो सिया, कल इवेंट है, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम कुछ भी पहनकर आओ। सिया ने हाँ में सर हिलाया और कपड़े लेकर घर जाने का फैसला कर लिया। पर यही वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि घर पर एक नया भूचाल सिया का इंतजार कर रहा था। घर पहुंचते ही उसने सोचा था कि वो अपने घर वालों को अपने सेमिनार की खुशी देगी, पर दरवाजा खोलते ही जैसे उसने अपनी से बात करना शुरू किया, सिया को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रे छोरी। ये आवाज सुनते ही सिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इस बार सिया के घर में आई हुई ये मेहमान अकेले नहीं आई थी। अवनी ने धीरे से सिया के कानों में कहा, तूने मेरा मैसेज नहीं देखा? सिया के ठीक सामने उसकी दादी बैठी थी, एक बूढ़ी आदमी के साथ। सिया ने अवनी के कानों में फुसफुसाते हुए पूछा, ये सब क्या चल रहा है? सरला आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, दादी को प्रणाम करो बेटा। सिया ने दादी के साथ साथ वहां बैठे आदमी के सामने अपने हाथ जोड़े तो उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी लड़की है, मेरे घर में तो रौनक लगा दी। सिया के हाथ वहीं ठंडे पड़ गए। वो उठी, उसने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मां ये सब क्या है? दादी अपनी जगह से उठी, सिया के पास गई और बोली, तू फिक्र ना कर छोरी, क्या हुआ अगर तेरी एक शादी न चली तो? थारे लिए देर बड़े कवर सा का रिश्ता लाए हैं, मेरे गांव के जमींदार हैं, 2 बच्चे तेरी उम्र के, 20 सालों पहले चल बसी, पर तू फिक्र ना कर, थारा बहुत ध्यान रखेंगे। सिया के हाथ पैर जैसे ठंडे हो गए। उसने कहा, दादी आप ये क्या कह रही है? सरला ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। दादी ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुझे क्या लगे अभिमन्यु के साथ शादी तोड़कर गुलछर्रे उड़ाएगी? बाहर की औरतों ने देखा तुझे उस आदमी के साथ गाड़ी में जाते हुए, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी होगी। सिया समझ गई थी कि दादी के सामने कोई भी उसका साथ नहीं देगा। सामने बैठे आदमी की नजर से सिया समझ गई थी कि उसे खुद का साथ देना पड़ेगा। उसने कहा, दादी मैं माफी चाहूंगी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अचानक से जैसे पूरे परिवार पर कोई पहाड़ टूट पड़ा था। एक अलग सा डर था जिसने सरला को घेर लिया था। पर दादी ठीक सिया के पास आई और उसे घूरकर बोली, रा छोरी, थारी मती मारी गई है, क्या बक रही है तू? सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी और अभिमन्यु की शादी अभी तक टूटी नहीं है, मैं अभी भी उसके साथ हूँ। ये सुनते ही दादी के साथ आया हुआ मेहमान झल्ला गया। उन्होंने कहा, हमारी बेइज्जती करने हमें बुलाया था। दादी मेहमान को समझाती रह गई, पर अपने मान के आगे उन्होंने कुछ भी न सुना और वहां से चले गए। सिया की हरकत से दादी इतनी झल्ला गई कि उसने सीधा सिया के बाल खींचे और कहा, रे मोड़ी, ये क्या किया तने? तने समझ को नहीं आवे? हां, घर की इज्जत बाहर जाके मिट्टी में मिला रही है तू, और मैं ये होने नहीं दूंगी। सरला बंद कर इसे कमरे में, बहुत मर्दों के साथ बाहर घूमना है थारी छोरी ने, और मैं भी देखती हूँ कैसे बाहर जाती तू। सिया के लिए जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो दादी को कैसे रोके। वो चिल्लाती रही कि उसे इवेंट पर जाना है, पर दादी ने एक ना सुनी, बस उसे बाहर से बंद कर दिया। सिया ने अपने हाथों में रखी ड्रेस को देखा और रो पड़ी। वो समझ गई थी कि आज हो ना हो उसकी उम्मीदों का आखिरी दिन था, जहाँ सिया को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका था। वहीं श्लोक की स्टूडियो में वान्या अकेले खड़ी आईने को देख रही थी। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें जैसे उसे बार-बार एक ही बात याद दिला रही थी कि कैसे ठीक उसी के सामने सिया और श्लोक एक दूसरे के कितने करीब थे। वान्या जब अपने गाउन में खुद को देख रही थी, उसे बार-बार एक ही चीज याद आ रही थी कि कैसे श्लोक ने उसकी जगह एक झटके में सिया को दे दी। वान्या की आंखों के सामने बार-बार वही चीज आ रही थी कि किसी तरह वान्या ने खुद के गुस्से को काबू करते हुए कहा, सालों से श्लोक के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी रही और उसे 1 मिनट नहीं लगा आज मुझे रिप्लेस करने में। वान्या ने खुद की आंखों से झलकते हुए आंसू को किसी तरह रोका और कहा, नहीं श्लोक मुझे धोखा नहीं दे सकता। वान्या स्माइल, सब कुछ ठीक है, तुम आज की शो स्टॉपर हो। आज तुम्हें अपने बनाए कपड़ों में देखकर उस पुष्कर रिटर्न को श्लोक भूल जाएगा। अपने अंदर चल रही इस जंग को किसी तरह वान्या ने बंद किया और शो के लिए तैयार हो गई। यही इन सबसे अलग सिया के कमरे में एक दस्तक हुई। सिया अवनी दरवाजे के पास खड़े अपनी छोटी बहन को रोते हुए देख रही थी। उसे रोता हुआ देखकर अवनी भागते हुए उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। सिया ने रोते हुए अपनी बहन से कहा, मुझे उस इवेंट में जाना होगा दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे जाना है ना तो पक्का जाएगी, बस मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। सिया ने हैरानी भरी आवाज में पूछा, कैसा प्लान? अवनी मुस्कुराई और उसने कहा, बस इतना समझ के तेरे और मेरे सपने के बीच में कोई और नहीं आ सकता। अगली सुबह के साथ सिया के घर में सब कुछ शांत हो चुका था। दादी इसी बात से खुश थी कि अब उन्होंने अपने घर की मर्यादा, उसके मान सम्मान को बचा लिया, पर इस बात से अनजान थी कि अक्सर शांति आने वाले तूफान का इशारा होती है। अभी बाहर की तरफ आते हुए बोली, सिया सुन, शाम को मेरे साथ चल। दादी ने सुनते ही कहा, रे मोड़ी, कहाँ लेकर जा रही छोरी ने? अवनी ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे दादी ये घर पर रहेगी तो दुकान कौन संभालेगा, और आज मेरे साथ बाकी घर का सामान भी तो लेकर आना है इसे। सिया इतनी देर में घर से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, दादी क्या मैं जा सकती हूँ? दादी ने एक बार घूरकर सिया को देखा और अवनी को हिदायत देते हुए कहा, अगर कोई चालाकी तूने की तो याद रखना तेरी टांगें तोड़ दूंगी। सिया ने हाँ में सर हिलाया और अवनी के साथ थोड़ी ही देर में घर से निकल गए। अवनी और सिया दोनों सेमिनार के पास एक मॉल के अंदर गए। सिया ने अपने कपड़े बदले। अवनी ने कहा, थैंक यू दीदी, और अवनी से कहा, थैंक यू दीदी।
अवनी मुस्कुराई और बोली, तेरे सपनों की बात थी, कैसे रुकती? मैंने प्रतीक्षा को बोल दिया है, वो तेरे कपड़े पहनकर मेरे साथ घर पर रहेगी। और सिया, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर दादी को पता चल गया तो। सिया ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। शाम का वक्त था, सेमिनार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शहर के नामी बिजनेस टाइकून और फैशन इंडस्ट्रीज के लोग वहां मौजूद थे। श्लोक बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। उसकी निगाहें दरवाजे की ओर लगी हुई थी और तभी गेट से अंदर आती हुई एक शांति सी छा गई। सिया अंदर आ चुकी थी। हल्के नीले रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और बालों को खूबसूरती से बांधा हुआ। उसकी सादगी में जो गरिमा थी वो हर किसी को खींच रही थी। श्लोक की आंखें उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक ठहरी मुस्कान थी। क्या ये वही लड़की है जो कल तक भीड़ से अलग नहीं लगती थी? श्लोक खुद से बुदबुदाया। उसी वक्त वान्या ने श्लोक का हाथ थाम लिया। चलो चलकर रिसीव करते हैं इसे, वान्या ने नर्म मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो पूरे आत्मविश्वास से चलती रही। लोग उसके बारे में फुसफुसाकर बात कर रहे थे। कितनी ग्रेसफुल है ये, वाह ये कौन है? इन्हीं बातों ने वान्या के अंदर की जलन को और हवा दी। सिया अपनी जगह की ओर बढ़ रही थी जब वान्या ने उसे रास्ते में रोका। सुनो, तुम्हारी साड़ी थोड़ी पीछे से खुल रही है, मैं ठीक कर देती हूँ। वो झुकी और पेन हटाकर साड़ी को एक कोने में रखे लकड़ी के टेबल के नुकीले हिस्से में उलझा दिया। सिया को इसका अंदाजा नहीं था। जैसे ही सिया सेमिनार की एंट्री की ओर बढ़ी, उसे पीछे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। अचानक उसके कानों में कपड़े के फटने की जोरदार आवाज गूंज गई। एक पल के लिए पूरा माहौल थमसा गया। साड़ी का पल्लू पीछे खींचा और कमर के पास से पूरी तरह से फट गया था। सिया जड़ हो गई। उसके चेहरे का डर और शर्म मिला जुला भाव था। तभी वान्या तुरंत अच्छी बनती हुई आगे आई और बोली, कम विद मी, आई हेल्प यू। कहते हुए वो उसे बगल के रूम में ले गई। वहां वान्या ने उसे अपनी एक छोटी सी पार्टी ड्रेस दी। ये पहन लो, वरना तुम बाहर नहीं जा पाओगी। सिया ने मना किया, ये बहुत छोटी है और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अब कोई ऑप्शन नहीं है और सेमिनार शुरू हो चुका है। वान्या ने कहा और शातिर मुस्कान के साथ यहाँ से बाहर चली गई। सिया ने बेमन से पहन ली। उसके हाथ ना चाहते हुए भी बार बार ड्रेस के निचले हिस्से पर जा रहे थे। वो ड्रेस को खींचते हुए अपने पैरों को ढकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो बाहर आई, कुछ अजनबी नौजवान की नजरें उस पर पड़ गई। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगे। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, साड़ी में तो वैसे ही आपने आग लगा दी थी और अब ये ड्रेस मार ही देना चाहती हो क्या? लेट्स ड्रिंक टुगेदर। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हैंडल करे। वो असहज हो उठी। दूर खड़ा श्लोक सब देख रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और गुस्से से उसकी मुट्ठियां फंस गई। श्लोक के साथ खड़ी वान्या ने कहा, ये आजकल की लड़कियां जहां अमीर लड़की देखे नहीं, अटेंशन के लिए कुछ भी कर लेती है। श्लोक ने गुस्से से वान्या को देखा और कहा, ये सब क्या है? उसे ढंग के कपड़े नहीं दे सकती थी तुम? वान्या ने एक मुस्कान के साथ कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? श्लोक गुस्से से वहां से चला गया। वान्या मुस्कुराते हुए बोली, आप देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। क्या बचा पाएगा श्लोक सिया को इस शर्मिंदगी से? क्या जान पाएगा असलियत श्लोक सिया की? क्या बच पाएगी सिया दुनिया की नजरों से? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दूर खड़ा श्लोक सब देख रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। बस। दूर खड़ा श्लोक सब देख रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। बस अब और नहीं। वो गुस्से में उसके पास आया और सिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक प्राइवेट रूम में ले गया। कमरा हल्की डिम लाइट से रोशन था। दरवाजा बंद होते ही दोनों के बीच बस सांसों की आवाज रह गई थी। सिया कांप रही थी। श्लोक, मैं ये सब सॉरी, आपकी इतनी महंगी ड्रेस मैं संभाल नहीं पाई। उसकी आवाज टूटी हुई थी और वो अभी अपनी ड्रेस नीचे खींचकर अपने पैरों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। श्लोक उसके बेहद करीब आया। कुछ मत बोलो, उसने आंखों में झांकते हुए कहा। उसने एक कोने से रंग बिरंगा सिल्क का दुपट्टा उठाया। धीरे धीरे वो दुपट्टा सिया की ड्रेस पर ड्रेप करने लगा। उसकी उंगलियां सिया की कमर से होकर गुजरी और दोनों की सांसें धीमी हुई, धड़कनें तेज चलने लगी। अब उनके बीच कोई फासला नहीं था। अब ठीक है? श्लोक ने धीमे से पूछा। उसके हाथ अभी भी सिया की कमर पर टिके हुए थे। उनकी आंखें एक दूसरे में गहराई से डूबी रहीं। एक आंसू सिया की आंखों से गिरा, जिसे श्लोक ने धीरे से अपने अंगूठे से पोंछा। तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो। श्लोक ने ये कहा ही था कि अचानक बाहर से तालियों की आवाज आई। सेमिनार शुरू हो चुका था। सिया ने खुद को उसकी बाहों से धीरे से अलग किया। उसने सिर झुकाया और बस इतना कहा, मैं सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। श्लोक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर खुद भी बाहर आ गया। बड़ा सा स्टेज लगा था, चारों तरफ अभी भी डिम लाइट थी और तभी सिया सेमिनार हॉल में चली आई। वान्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी श्लोक भी बाहर आया और उसने सिया के उतरे हुए चेहरे की ओर देखा और उसे नजरों से शांत आवता दी और उसे देखकर सिया भी धीरे से मुस्कुराती। वान्या के अलावा और कोई भी था जो श्लोक और सिया को नजरों से यूं बातें करते देखते हुए गुस्से से कांप उठा, और वो कोई और नहीं, अभिमन्यु था। अभिमन्यु जिसकी कंपनी इस इवेंट को करवा रही थी। सिया के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अभिमन्यु का खिलखिलाता चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर सिया यहाँ क्या कर रही थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो श्लोक के साथ क्या कर रही थी। अपने अंदर यही सवाल लेकर अभिमन्यु सिया के पास जाने ही वाला था कि तभी अभिमन्यु का फोन बजा और फोन की स्क्रीन पर अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर देखकर अभिमन्यु के हाथ पैर रुक गए। उसने एक बार सिया की तरफ देखा और फिर वहां से जाने लगा था कि तभी अभिमन्यु का हाथ किसी ने पकड़ा और उसे एक अंधेरे एरिया में खींच लिया। स्टेज पर सारी लाइट होने की वजह से पीछे की तरफ लाइट काफी कम थी, जिस वजह से लड़की का चेहरा तो अभिमन्यु को दिखाई नहीं दे रहा था, पर अभिमन्यु को उसकी आवाज सुनाई पड़ी। अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? पर अभी भी अभिमन्यु की नजर सिया पर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? अभिमन्यु ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहा, जब देखो मुझे स्टॉप करते हुए कहीं भी आ जाती है, यहाँ भी आई होगी। इतने में अनुराग जो कि ठीक वहीं काम कर रहा था, उसने अभिमन्यु की तरफ बिना देखे कहा, उसका सेमिनार है, स्टूडेंट है वो श्लोक की, तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आएगी? तुम्हारी क्या लगती है? अभिमन्यु की हालत तक जैसे बात आते आते अटक कर रह गई। वो चुप रह गया, उसने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा उसकी गर्लफ्रेंड वहां से जा चुकी थी। अभिमन्यु ठीक उसके पीछे पीछे भागा, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने जैसे ठान ली थी कि आज कुछ भी हो जाए वो अभिमन्यु की बात नहीं सुनेगी। अभिमन्यु ने भागते हुए उसे रोकने की कोशिश की। अरे तुम जा कर रही हो, रुको तो सही। अभिमन्यु ने भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को रोका तो लड़की ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ अभिमन्यु, उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया और फिर भी तुम्हें उसी की पड़ी है। अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड ने ठीक अभिमन्यु के करीब आकर कहा, बड़ा चलता है तुम्हारा दिल सिया के लिए, हाँ? अगर उसके साथ रहना है तो उसके साथ ही रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली गई, लेकिन जाते हुए सिया का हंसता चेहरा देखकर उसने तय कर लिया था कि सिया की जिंदगी की खुशियों को वो जल्द ही गम में बदलकर छोड़ेगी। जहाँ एक अनजानी साजिश से सिया भी अनजान थी, वहीं सेमिनार के शुरू होते ही चमक धमक और शोर शराबे ने सिया का पूरा ध्यान खींच लिया था। रैंप पर वॉक करती हुई लड़कियों को देखकर सिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहाँ आ चुकी थी। उसने हर एक कपड़े को बड़ी बारीकी से देखा, जैसे हर वो चीज़ जो उसे सेमिनार के बड़े बड़े दिग्गज सिखा रहे थे। सिया हर बात को ऐसे नोट कर रही थी मानो आज के आज हर वो चीज़ सीख लेगी जो उसे सेमिनार में सिखाई जा रही थी। पर रह रहकर सिया के पेट में एक अजीब सा दर्द हो रहा था और न जाने क्यों उसका जी घबरा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो,
उससे पहले कि उसे वहाँ से बाथरूम की तरफ जाना चाहिए। बाथरूम जाते ही सिया को एहसास हुआ कि उसका हाल जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा बुरा है। बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया। सिया उल्टियों पर उल्टियाँ कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। सिया ने किसी तरह खुद को संभाला और आईने में खुद के चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं सिया, नहीं, इतनी जल्दी नहीं हार मान सकती तू। सिया ने तुरंत अपना चेहरा ठीक किया और खुद को काबू में कर सेमिनार के लिए वहाँ से चली गई, जहाँ सिया अपने आने वाले कल के सबसे बड़े बदलाव से अनजान थी। वहीं शो सफल होता देखकर श्लोक के साथ खड़ी वान्या ने श्लोक का हाथ पकड़ा और मुस्कुराती हुई कहा, फाइनली श्लोक, अब हम वापस घर जा सकते हैं। पुष्कर में तुम्हें इतने सालों से सेमिनार करना था और आज वो हो भी गया। श्लोक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, पुष्कर के साथ कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वान्या ने मुस्कुराकर कहा, आप कब तक काम करोगे श्लोक? मुझे सच में आप फैमिली चाहिए। कितने सालों तक और डेट करेंगे? श्लोक किसी तरह खुद के गुस्से को शांत करते हुए कहता है, वान्या तुम्हें रहना है तो ऐसे रहो, वरना मत रहो। मुझे शादी, बच्चे और इन सारे रिश्तों से सख्त नफरत है, समझी तुम? श्लोक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वान्या ने उसका हाथ पकड़ा। श्लोक ने पीछे मुड़कर देखा तो वान्या की आंखों में आंसू थे। उसने श्लोक से एक भारी सी आवाज में बोला, मुझे पता है श्लोक, ये रिश्ता बस तुम इसीलिए निभा रहे हो क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस वो लड़की हूँ जिसका साथ निभाना पड़ रहा है तुम्हें, न कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो। पर एटलीस्ट मुझसे ऐसे बिहेव तो मत करो। श्लोक चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। अक्सर वान्या के रोने पर वो कुछ नहीं कह पाता था। श्लोक वहाँ से वान्या को छोड़कर चला गया और जैसे ही लेडीज बाथरूम के पास से श्लोक गुजर रहा था तो वहीं सिया को देखकर रुका और श्लोक ने कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? श्लोक के खुद के मुझसे ये सवाल सुनकर शायद श्लोक भी उतना ही हैरान रह गया था। सिया के सफेद चेहरे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे सिया ने कोई भूत देख लिया हो। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप? श्लोक ने कहा, सेमिनार अटेंड करने आई हो क्या घूमने? जाओ गैलरी में जाओ। श्लोक इतना कहकर वहाँ से गुस्से से चला गया। श्लोक के अजीब बर्ताव को देखकर सिया थोड़ा हैरान हुई और खुद में बड़बड़ाई, अजीब ही इंसान है, कुछ देर पहले तो अलग ही रूप था इनका और अब फिर से खड़ूस बन गए। इनको समझ पाना तो नामुमकिन है। फैशन शो आगे बढ़ता है। काफी सारे स्टूडेंट्स और फैशन इंडस्ट्रीज के दिग्गजों के बीच बैठी सिया बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी कि तभी उसे किसी के हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही सिया ने खींचते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु तुरंत सिया के साथ बैठते हुए बोला, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले सिया कुछ कह पाती, स्टेज पर एक अनाउंसमेंट हुई और अब स्टेज पर आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े दिग्गज श्लोक मेहता। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि अभिमन्यु के किए हुए सवाल का जवाब सिया ने देना जरूरी नहीं समझा, या अभिमन्यु की मानी जाए तो शायद सिया ने सुना ही नहीं। एक के बाद एक श्लोक की सारी ड्रेसेस पहनकर एक एक मॉडल आई गई। श्लोक के बनाए हर एक ड्रेस को देखकर सिया हैरान रह जाती। श्लोक एक एक कर सारी ड्रेसेस दिखा रहा था और आखिर में आई वही सफेद ड्रेस जिसे देखकर सिया हैरान रह गई। श्लोक का मास्टरपीस जिसे देखकर सिया बहुत खुश थी। वो सिया की ड्रेस के बारे में बता ही रहा था कि तभी सिया को एहसास हुआ कि उसका सर घूम रहा है। वहीं बैठे अभिमन्यु ने ये चीज जब देखी तो उसने सिया से पूछा, सिया सिया ठीक तो हो तुम? सिया ने दबी हुई आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा हाथ। अभिमन्यु सिया की हालत देखकर डर गया। सिया वहीं बेहोश हो गई। अभिमन्यु ने तुरंत सिया को अपनी बाहों में उठाया और वहां से सीधा अपनी गाड़ी में बिठाकर निकल गया। तभी उसे एक फोन आया। ये फोन श्लोक का था। अभिमन्यु ने फोन उठाकर कहा, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से श्लोक ने कहा, कहाँ गया तू? आफ्टर पार्टी में नहीं आएगा? अभिमन्यु ने बेहोश सिया की तरफ देखकर कहा, बस एक फैमिली इमरजेंसी में हूँ, अभी आता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचते ही सिया को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया और बाहर खड़ा अभिमन्यु बस ये सोच रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या करे। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। डॉक्टर को देखकर अभिमन्यु ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अरे सर, इतनी बड़ी खुशखबरी है, आपको तो पहले सबका मुंह मीठा करना चाहिए। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, मुबारक हो अभिमन्यु जी, आपकी बीवी मां बनने वाली है। अभिमन्यु ने सुनकर हैरान रह गया और पूछा, क्या बनते हुए रिश्ते अब फिर से बिगड़ेंगे? क्या ढूंढ पाएगी सिया इस बच्चे के बाप को? क्या करेगा अब अभिमन्यु? सिया की प्रेगनेंसी में जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रीति लिपि FM पर।